व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। ये हैवी व्हीकल का एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, चेचिस का आप कह सकते हैं। इसमें पूछ रहा है जो एक्स वाला पोर्शन ना, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, इस पोर्शन को पूछ रहा है, ना कि इस पोर्शन को। ध्यान रखिएगा, इस वाले पोर्शन को पूछ रहा है कि ये क्या है, स्टीयरिंग व्हील है, क्लच हाउसिंग है, गियर बॉक्स है या फ्यूल टैंक है। तो ये है आपका क्लच हाउसिंग। क्या है ये? क्लच हाउसिंग है आपका। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं कुछ एक फिगर, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका इंजन, ये आपकी क्लच हाउसिंग, ये आपका यहाँ पे गियर बॉक्स दिया गया है, ये स्टीयरिंग है, ये प्रोपेलर शाफ्ट होता है, ये आपका यहाँ पे एक डिफरेंशियल होता है, एंड आपके व्हील एंड टायर्स हैं, रियर एक्सल है, ये आपका फ्रंट एक्सल है, यहाँ पे आपका रेडिएटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लीजिए, एंड आप लोग अगर एमबी में तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका क्लच हाउसिंग है, जो अभी पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट की। तो हैवी व्हीकल्स में हम लोग 24 वोल्ट की बैटरी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? स्लाइडिंग, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए, फ्रिक्शन या स्क्रू एंड नट। ध्यान दीजिए, जो क्लच होता है, क्लच का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? आपका फ्रिक्शन, यानी घर्षण के सिद्धांत पे आपका क्लच काम करता है। आप सब ने देखा भी होगा क्लच का काम क्या होता है। कमेंट करके एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप एमएमबी सेकेंड ईयर में तो आपको क्लच का काम जरूर पता होगा। तो एक लाइन में या 2 लाइन में, जितने में भी आप एक्सप्लेन कर पाएँ, कमेंट में एक बार क्लच का मेन पर्पज बताइएगा जरूर ऑटोमोबाइल में। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रिक्शनल क्लच आपके काम करते हैं। हमने एक जीआईएफ आपके लिए लगा दिया, जिससे आपको समझने में और आसानी भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ क्लच। इस क्लच का फिगर आपको देखना है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन ना बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इस फिगर को देख के आपको बताना है कि किस तरह का क्लच है। कौन क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग है, डायफ्राम क्लच है या मल्टी प्लेट ड्राई वेट क्लच है। ध्यान दीजिए, ये आपका है सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, कैसा है? सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग। कुछ क्लच ऐसे आते हैं इसमें कोनिकल स्प्रिंग भी होती है, जो डायफ्राम टाइप के होते हैं जनरली, बट ये क्या है? आपका कॉइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ क्लच। ये किस प्रकार का क्लच है आपको बताना है। सिंगल प्लेट क्लच है, डॉग क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है या कोन क्लच है। ये क्लच आपको बताना है कैसा क्लच है। तो ये है एक्चुअल में आपका कोन क्लच, एंड इसका जो प्रयोग जहाँ पे हैवी टॉर्क ट्रांसमिट करना होता है ना, ऐसी जगहों पे कोन क्लच का जनरली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैवी टॉर्क ट्रांसमिट करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ क्लच। अब ये क्लच आपको देखना और इसका आपको नाम बताना है क्या है। निम्न क्लच का नाम क्या है? कौन क्लच है, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच है, डॉग क्लच है या मल्टीप्लेट क्लच है। तो मल्टीप्लेट क्लच तो नहीं हो सकता, डॉग क्लच भी नहीं आप लोगों ने देखा। ये कौन क्लच अभी पीछे हम लोगों ने देखा। ये क्या है आपका? ये है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। कैसा है? डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। आपको यहाँ पे एक हम फिगर भी दिखाएंगे डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच का। ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये डायफ्राम स्प्रिंग जो है आपका एक डायफ्राम स्प्रिंग टाइप का ये लगा होता है। ठीक है, एंड इसके बेसिस पे यहाँ पे काम करता है। ठीक, इसमें कॉइल स्प्रिंग नहीं लगी होती है। इसमें कॉइल स्प्रिंग के प्लेस पे क्या लगा होता है? डायफ्राम स्प्रिंग या कोनिकल स्प्रिंग इसमें लगी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डॉग क्लच। ये एक आपका क्या है? डॉग क्लच है। अब इसमें पूछ रहा है कि वाला पोर्शन क्या है। ये जो मार्क हुआ ना एक्स पोर्शन, ये आपका क्या है? तो ये डॉग क्लच में इसको हम लोग कहते हैं स्लीव। क्या होती है? स्लाइडिंग स्लीव होती है एक्चुअल में। अगर स्लीव यहाँ लिखा है ठीक है, अदरवाइज इसका नाम स्लाइडिंग स्लीव भी होता है। क्या होता है? स्लाइडिंग स्लीव। ये आपके यहाँ पे क्या है? स्प्लाइंट शाफ्ट है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये आपके इंटरनल टीथ कटे हुए हैं, एंड एक इसमें ड्राइविंग शाफ्ट है। ठीक है, तो ये क्या है पोर्शन यहाँ पे डॉग क्लच में? इसे हम लोग कहते हैं स्लीव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे क्या है। सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, फ्लूइड कपलिंग है या डॉग क्लच है।
अभी सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, डॉग क्लच तो है नहीं। क्या है आपका ये है आपका फ्लूइड कपलिंग। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं कि अगर आप नहीं भी थोड़ा सा 3 बार 4 बार अगर ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि बाकी ऑप्शन गलत है, कोई एक ही ऑप्शन है जो सही बच रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता आंसर मतलब देख के, तब भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? फ्लूइड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द क्लच। अब इस क्लच को आपको देख के इसका नाम बताना है। इसमें आप देख रहे होंगे मल्टी प्लेट्स आपको दिख रही हैं, साथ में यहाँ एक स्प्रिंग दिख रहा है आपको। तो ये जैसा इसका फिगर आप देख रहे हैं उसी तरह से इसका काम भी है। क्या है आपका? मल्टी प्लेट क्लच है। कई सारी इसमें सिंगल प्लेट्स लगी होती हैं एंड मल्टी प्लेट क्लच जनरली आपका ऑटोमोबाइल वगैरह में जहाँ भी हैवी टार्क ट्रांसमिशन रहता है वहाँ पे मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लूइड कपलिंग। ये फ्लूइड कपलिंग है, यहाँ पे जो एक्स के रूप में मार्क हुआ पार्ट है इसका आपको नाम बताना है क्या है। ड्राइविंग यूनिट इम्पेलर है, क्रैंक शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है या इंटीरियर फिन्स हैं। तो ये आपका इंटीरियर अंदरूनी फिन यहाँ पे शो किया गया है एक्स के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रेशर प्लेट की जब भी आपको जांच करनी होगी तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? स्ट्रेट एज और फिलर गेज। किसका यूज़ करेंगे हम लोग? स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। फिलर गेज क्लियरेंस वगैरह मेजर करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ टूल मार्क्ड एज एक्स इन द क्लच अलाइनिंग असेंबली वर्क। ये आपका क्लच अलाइनमेंट असेंबली वर्क यहाँ अगर चल रहा है तो ये एक्स के रूप में जो पार्ट है ना इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्ट्रेट एज है, पैरेलल ब्लॉक है, क्लच अलाइनर है या सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लच अलाइनर। क्या कहते हैं? क्लच अलाइनर। क्लच को अलाइन करने का एक टूल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लाई व्हील रन आउट चेक। ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लाई व्हील का रन आउट चेक किया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे फिगर थोड़ा सा कम क्लियर है, बट ये क्या है आपका? ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। कोई फ्लाई व्हील का जो भी रन आउट है हम किससे चेक करते हैं? डायल टेस्ट इंडिकेटर से। तो वही पूछ रहा है एक्स के रूप में जो दर्शाया गया उपकरण है वो क्या है? तो ये है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट द नेम ऑफ सील मार्क्ड एज एक्स इन द सर्वो पिस्टन। ये आपका ना एक सर्वो पिस्टन है। यहाँ पे जो एक्स के रूप में सील है इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्क्वायर कट सील, मेटल सीलिंग रिंग, लिप सील या टेफ्लो सील। तो इसको हम लोग कहते हैं लिप सील। क्या कहते हैं? लिप सील। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स का आपको नाम बताना है फिगर देख के। क्या है ये? कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, मतलब इसके सभी गियर्स कांस्टेंट मेश में रहेंगे। ठीक है, दूसरा है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग तो नहीं दिख रहा आपको, स्लाइडिंग अरेंजमेंट नहीं लगे इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता। सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, ये भी नहीं है। ऑटोमेटिक सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, तो ये क्या है आपका? कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट, इसमें सभी गियर जो हैं कॉन्स्टेंटली मेश में रहेंगे, मेशिंग में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर व्हाट द टाइप ऑफ गियर बॉक्स। अब देखिए इस गियर बॉक्स में आपको यहाँ स्लाइडिंग अरेंजमेंट दिख रहा है ना, तो देख लीजिए स्लाइडिंग कहाँ पे मिल रहा है? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। कैसा गियर बॉक्स है ये? स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाई व्हील। अभी पीछे बात हो रही थी, फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? डायल इंडिकेटर का, बोर डायल गेज का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का या इनसाइड माइक्रोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे? डायल इंडिकेटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट द परमिटेड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। ये ट्राइपॉड जॉइंट है आपका। ठीक है, क्या है? ट्राइपॉड जॉइंट है। इसमें अनुमानित एक्सल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? ठीक है, तो एक्सल का डिस्प्लेसमेंट यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है 55 mm तक। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए 55 mm तक का डिफ्लेक्शन अनुमानित हो सकता है। किसमें? ट्राइपॉड जॉइंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ द ट्राइपॉड जॉइंट। ट्राइपॉड जॉइंट का अनुमानित डिफ्रैक्शन एंगल कितना रहता है, अनुमत, ठीक है, अनुमति मतलब कितने एंगल की अनुमति दी जा सकती है, परमिट किया जा सकता है, 13 डिग्री, 18 डिग्री, 26 डिग्री या 32 डिग्री। राइट आंसर है 26 डिग्री तक का परमिट यहाँ पे दिया जा सकता है। किस केस में, ट्राइपॉड जॉइंट के केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। ये आपका यहाँ पूछ रहा है कि ये किस तरह का कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है, पॉट जॉइंट है, ट्राइपॉड जॉइंट है, बॉल जॉइंट है या डबल जॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइपॉड जॉइंट। अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है 21 नंबर यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। ये किस तरह की ड्राइव लाइन यहाँ पे शो की गई है, फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन है, रियर व्हील ड्राइव लाइन है, 4 व्हील ड्राइव लाइन है या सेंटर व्हील ड्राइव लाइन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। ये क्या है आपकी, रियर व्हील ड्राइव लाइन है। कैसी है, रियर व्हील ड्राइव लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। अब इस ड्राइव लाइन को आपको बताना है क्या है, तो ये है आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट द टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स। ये एक गियर बॉक्स है सिंक्रोमेस टाइप का। इसमें पूछ रहा है किस तरह का गियर बॉक्स है ये। 4 ऑप्शंस हैं, बाक रिंग टाइप, बाल्क टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप या पोर्च टाइप। ध्यान दीजिए, ये है आपका बाल्क रिंग टाइप, ठीक है। जनरली ये जो होते हैं इसमें एक रिंग लगी होती है। जो क्या होता है, बाल्क रिंग टाइप गियर बॉक्स में क्या होता है, जनरली सही स्पीड जब अचीव हो जाती है, ठीक है, जब तक सही स्पीड नहीं अचीव होती है गियर में इसको क्या करते हैं, रोका जाता है उससे, ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स। देखिए फिर से वैसे ही पूछा गया किस तरह का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है, तो ये बाक टाइप है या बल्क टाइप या बाक टाइप इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सिंक्रोनाइजिंग एक्शन। सिंक्रोनाइजिंग एक्शन में एक्स के लिए दर्शाया गया जो पार्ट है ये क्या है, गियर है, कॉनिकल कैप है, हब है या सिंक्रोनाइजर स्लीव है। इसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजर स्लीव। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनाइजर स्लीव। व्हाट द टाइप ऑफ फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट होता है ये, या इसे सीवी जॉइंट भी कई बार कहते हैं। एक मैकेनिकल कपलिंग होती है जो शाफ्ट में आपका जनरली जो शाफ्ट होते हैं उसमें बिना किसी फ्रिक्शन या बैकलैश के उनके जो है फ्रीली उन्हें रोटेट करने देती है। अगर उनके बीच एंगल कुछ चेंज होता है कुछ एक सर्टेन रेंज तक तब भी। तो ये क्या है आपका, देख के आपको बताना है कि किस तरह का फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है। डबल जॉइंट है, बॉल जॉइंट है, पॉट जॉइंट है या ट्राइपॉड जॉइंट है। तो ये है आपका बॉल जॉइंट। कैसा जॉइंट है ये आपका, बॉल जॉइंट है यहाँ पे, एंड यही आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। देखिए ये वहाँ फिक्स्ड कांस्टेंट था, यहाँ पे पूछ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं या स्प्लाइंस हैं वो कटे हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड ये है आपका पॉट जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, POT पॉट जॉइंट। ये भी एक तरह का CV जॉइंट होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये जॉइंट्स लगते कहाँ हैं, तो ये जो CV जॉइंट है आपके जनरली जो फ्रंट व्हील ड्राइव आपकी व्हीकल्स होती हैं उसमें इन्हें यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो इंजन की पावर होती है उसे व्हील को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ जॉइंट। इस जॉइंट का आपको नाम बताना है, कैसा जॉइंट है ये। बॉल एंड ट्रूनियन टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है, स्लिप जॉइंट है या डबल जॉइंट है। तो ये आपका है क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। कैसा जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव। इस ड्राइव का आपको टाइप बताना है, ये किस तरह का ड्राइव आपका है, ठीक है। टॉर्क ट्यूब ड्राइव है, हॉचकिस ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इसे हम लोग कहते हैं टॉर्क ट्यूब ड्राइव। देखिए टॉर्क ट्यूब ड्राइव होती है आपकी हॉचकिस ड्राइव, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका टॉर्क ट्यूब। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टॉर्क ट्यूब कहते हैं।
ठीक। एंड यहाँ पे एक आपका एक कप लगा हुआ, ये गियर बॉक्स की शाफ्ट है जिसके साथ ये अटैच्ड है, ठीक है। और अगर वहीं हॉचकिस ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे ये आपकी प्रोपेलर शाफ्ट होती है। क्या होती है? प्रोपेलर शाफ्ट होती है, जो एक यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू यहाँ से जुड़ी होती है। ये ड्राइव भी पहले के टाइम पे यूज की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्राइव। अब इस ड्राइव में आप देखेंगे यहाँ पे कपलिंग के थ्रू यहाँ पे जुड़ी हुई है ना, तो ये है आपका हॉचकिस ड्राइव। क्या है ये? हॉचकिस ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट परमिट स्मॉल डिफ्रैक्शन एंगल एंड लीनियर वेरिएशन। किस प्रकार के जॉइंट जो हैं छोटे डिफ्रैक्शन कोण और रेखीय वेरिएशन के लिए आज्ञा देते हैं, मतलब परमिट करते हैं। मतलब किस तरह के जॉइंट है जिसमें थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन हो और थोड़ा अगर लीनियर वेरिएशन हो तो वो जॉइंट क्या करते हैं, उसे वियर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका परमिशन दे देते हैं। तो कौन से हैं? फ्लेक्सिबल जॉइंट यानी फ्लेक्सिबल डिस्क, डबल जॉइंट, पॉट जॉइंट या ट्राइपॉड जॉइंट। तो स्मॉल अगर डिफ्रैक्शन है तो वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप का जो जॉइंट है वो प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा बहुत लीनियर वेरिएशन और थोड़ा अगर स्मॉल एंगल में कुछ डिफरेंस आ रहा है तो उसे क्या कर सकता है, ये परमिट कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल डिस्क लगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ डबल जॉइंट। यहाँ कह रहा है कि डबल जॉइंट में अनुमानित डिफ्रैक्शन यानी कोण कितना होता है। तो डबल जॉइंट में अनुमानित जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो होता है आपका 50 डिग्री। कितना होता है? 50 डिग्री, 50 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अ डबल जॉइंट। ये आपका डबल जॉइंट है जिसमें अभी बात हो रही थी ना, अनुमानित कितना डिफ्रैक्शन दे सकता है, तो 50 डिग्री तक दे सकता है। वही पूछ रहा है कि ये डबल जॉइंट में ये वाला पार्ट आपका क्या है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट व्हील एंड। क्या बोलते हैं? शाफ्ट व्हील एंड। एंड यहाँ पे ये क्या है? डबल जॉइंट का ये फॉर्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्क जैसा ऐसा बना होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? ये आपका शाफ्ट व्हील एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ पॉट जॉइंट। पॉट जॉइंट में डिफ्रैक्शन एंगल कितना आप अनुमति रहता है, मतलब कितना परमिट रहता है, परमिटेड रहता है, उतना तक हो सकता है। 18 अंश, 20 अंश, 22 अंश या 26 अंश। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, पॉट जॉइंट में ये एंगल 22 डिग्री यानी 22 अंश तक रह सकता है, परमिट मतलब परमिटेड है इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है और इसके विपरीत भी हो सकता है, मतलब रेखीय को रोटरी भी किया जा सकता है, ठीक है, एंड रोटरी को रेखीय भी किया जा सकता है। तो कौन करेगा? हेलिकल गियर तो नहीं कर सकता है, तो रोटरी को रोटरी में रखता है। रैक एंड पिनियन, स्पर गियर या बेवल गियर। तो स्पर गियर भी नहीं कर सकता, बेवल गियर में भी आपको नहीं मिलेगा। लीनियर एंड रोटरी मोशन आपको मिलेगा रैक एंड पिनियन में। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? रैक एंड पिनियन। इस तरह का आपने देखा होगा, ये आपका क्या है? रोटरी मोशन है, यहाँ आपको लीनियर मोशन मिल रही है। इसी का अगेंस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसको हम लीनियर मोशन दे तो यहाँ पे हमको रोटरी मोशन भी मिल जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं रैक एंड पिनियन। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट व्हाइल ट्रांसमिटिंग टॉर्क। किस प्रकार का गियर में टॉर्क ट्रांसमिट के समय एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न नहीं होता। देखिए एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, जैसे आपका ये शाफ्ट है, इस पे मान लीजिए आपके गियर्स लगे हैं, ठीक है। अब जब पावर ट्रांसमिशन हो रही, टॉर्क ट्रांसमिशन हो रहा है, तो एक्सियल थ्रस्ट मतलब इसके एक्सिस पे ऐसा थ्रस्ट लोड नहीं आएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से गियर में नहीं होता है, हेलिकल गियर में, वर्म गियर में, स्पाइरल बेवल गियर में या स्पर गियर में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे स्पर गियर, ठीक है। स्पर गियर के जो दांते होते हैं आप सबको पता है ना, इसके शाफ्ट के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, जिस शाफ्ट पे वो लगा होता है उसके समांतर होते हैं, किसी भी एंगल पे उसके दांते नहीं बने होते हैं। एक टाइम पे एक दांता ही, एक टीथ ही मिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल हैव मोर देन वन टूथ इन कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम। यहाँ कह रहा है किस प्रकार के गियर में एक ही समय में एक से अधिक दांते आपस में मिले होते हैं। स्पर गियर में, रैक एंड पिनियन में, हेलिकल गियर में या स्पर बेवल गियर में। ध्यान दीजिए, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन और स्पर बेवल गियर, इन सब में एक टाइम पे सिर्फ एक टूथ जो है वो मिस यानी कांटेक्ट में होता है। बट जो आपका हेलिकल गियर होता है, इसमें आप देखेंगे दांते ना हेलिक्स के शेप में होते हैं, एक एंगल पे होते हैं। तो इसमें एट अ टाइम ना 2 से 3 दांते जो है कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ गियर टीथ आर स्ट्रेट
एंड पैरेलल टू द गियर एक्सिस। किस प्रकार के गियर के नाते गियर एक्सिस से सीधे व समांतर रहते हैं? अभी हमने आपको बताया था किस में रहते हैं, स्पर गियर में। राइट आंसर क्या हो गया आपका, स्पर गियर। यहाँ आप देख सकते हैं इसके दांते एकदम सीधे, एंड यहाँ जो शाफ्ट लगेगी उसके क्या होते हैं, एकदम पैरेलल यानी समांतर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सील अलाउज अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज टू लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट्स। देखिए किस प्रकार की सील यहाँ पे लुब्रिकेंट लीकेज को एक निर्धारित मात्रा में रोकने का कार्य किस प्रकार किया जाता है। यहाँ एक्चुअल में हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ कह रहा है किस तरह की सील है जो अलाउ करती है एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीकेज, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लीकेज क्या करेगी, अलाउ करती रहेगी। किसके लिए, जो मूविंग पार्ट हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी सील को हम लोग कहते हैं नॉन पॉजिटिव सील। देखिए जो पॉजिटिव सील होती है उसमें लीकेज आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, स्टैटिक सील वहाँ लगती है जहाँ दो स्टैटिक पार्ट लग रहे हों, जैसे आपका किसी शाफ्ट में पिस्टन के साथ जो ओरिंग लगती है वो स्टैटिक सील होती है। ठीक है, डायनेमिक सील वो है जो मूविंग पार्ट्स में लगी हो। ठीक है, लाइक टेफ्लन सील, PTFE, ये सब जो होती हैं डायनेमिक सील होती हैं। ठीक है, जो पिस्टन के ऊपर लगी होती हैं तो बैरल में मूव करती हैं। ठीक है, उसी जहाँ अगर हम यहाँ बात करें नॉन पॉजिटिव सील की, तो ये ऐसी सीलिंग होती है जो थोड़ा थोड़ा लीकेज अलाउ करती है जिससे जो मूविंग पार्ट्स हैं वो लुब्रिकेट होते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सील यूज्ड बिटवीन टू पार्ट्स दैट डू नॉट मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है दो पार्ट्स, मान लीजिए एक आपका ये रॉड है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगाया जाता है, तो यहाँ पे जो थ्रेड बनी ना इनके बीच में एक ओरिंग दी जाती है, अदरवाइज यहाँ से लीकेज आपका इस एंड में हो सकता है किसी भी एंड में। ठीक है, तो ये क्योंकि ये मूव नहीं करता है तो यहाँ पे फिक्स है, तो इसे स्टैटिक सील कहते हैं। बट अगर ये किसी एक बैरल में मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो सील यूज़ करेंगे उसको हम लोग डायनेमिक सील कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है जो नहीं घूमते उनके बीच में, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक सील या स्थिर सील। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के प्रयोग का क्या लाभ है। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स आप सबको पता है, इसमें सभी गियर जो होते हैं कॉन्स्टेंटली अपने मेश में रहते हैं, मतलब एक संपर्क में रहते हैं। तो इसका फायदा क्या है पूछ रहा है। क्विक चेंज ऑफ गियर ऑप्टेंड, मतलब आवश्यक गियर आप शीघ्र बदल सकते हैं। रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ गियर विल नॉट इफेक्ट द फंक्शन, गियर की गलत होने पे कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, प्रभाव तो होगा भाई। स्मूथ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ रहता है। इफिशियंट लुब्रिकेशन पॉसिबल, प्रभावकारी लुब्रिकेशन हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अगर कांस्टेंट गियर बॉक्स जो है उस केस में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स जो होते हैं उस केस में आपको पावर ट्रांसमिशन बहुत ही स्मूथ मिलता है, शक्ति का पारेषण या स्थानांतरण बहुत ही स्मूथ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच टाइप ऑफ गियर बॉक्स प्रोवाइडेड विद हेलिकल गियर्स। किस प्रकार के गियर बॉक्स में हेलिकल गियर प्रयोग किए जाते हैं। ऑटो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में या सिंक्रोमेश गियर बॉक्स में। राइट आंसर आपका यहाँ पे कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जो है कैसे गियर प्रयोग किए जाते हैं, हेलिकल गियर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन कैरीड आउट ऑन द प्रेशर प्लेट। यहाँ कह रहा है कि इस प्रेशर प्लेट में किस तरह के इंस्पेक्शन की जांच की जा रही है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेशर प्लेट के ऊपर आपको दो चीजें दिख रही हैं। ठीक है, एक तो आपको दिख रहा है फिलर गेज और एक दिख रहा है आपको स्ट्रेट एज। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग करके एक्चुअल में ना हम वारपेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, वारपेज चेक करते हैं। जैसे आप किसी अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे आप फिलर गेज की एक लीफ को रख देते हैं, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्ट्रेट एज को रखते हैं। देन आप देखते हैं फिलर गेज जो है वो वहाँ दबी हुई है, अगर आप उसको पुल कर रहे हैं तो आसानी से निकल आ रही है। उससे आपको पता चलता है कि प्रेशर प्लेट के ऊपर कहाँ कहाँ वारपेज हुआ है, मतलब वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील। डुअल मास फ्लाई व्हील, डुअल द्रव्यमान फ्लाई व्हील का लाभ क्या है। प्रिवेंट रॉन्ग क्लच इंगेजमेंट, मतलब गलत क्लच इंगेजमेंट से बचाता है आपको। रिडक्शन ऑफ गियरबॉक्स एंड बॉडी नॉइज, गियरबॉक्स और बॉडी नॉइज को कम करता है। ट्रांसमिट द टॉर्क विद लेस एफर्ट, कम प्रयास के साथ टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। या रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लच स्लिप, क्लच स्लिप की संभावना को कम करता है। तो ध्यान दीजिए, डुअल मास फ्लाई व्हील का एडवांटेज ये होता है आपको कि जो गियर बॉक्स है और जो बॉडी नॉइज है ना उसे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, डुअल मास फ्लाई व्हील क्या करता है, जो गियर बॉक्स एंड बॉडी नॉइज हो उसे रिड्यूस कर देता है, आवाज को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ डुअल मास फ्लाई व्हील आइसोलेट द फ्लाई व्हील मास सिस्टम ऑफ द इंजन। डुअल मास फ्लाई व्हील का कौन सा हिस्सा इंजन के फ्लाई व्हील मास सिस्टम को अलग करता है। गियर बॉक्स, वाइब्रेशन डैम्पर,
क्रैंक साफ्ट या कैम साफ्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे वाइब्रेशन डैम्पर, जो वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है वो आपको क्या करता है, उससे अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच इज नॉइज फ्री क्लच, इसमें से नॉइज फ्री क्लच कौन सा है जिसमें कोई आवाज़ नहीं होती, नॉइज नहीं होती है। सिंगल प्लेट क्लच, इसमें तो होगी आवाज़। डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच, मल्टी प्लेट क्लच या डॉग क्लच। तो ध्यान दीजिए, जो डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच होते हैं ये आपके नॉइज फ्री क्लच होते हैं। पिछले पार्ट में इस क्लच की चर्चा भी हुई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आपकी कॉइल स्प्रिंग यूज होती है, यहाँ पे आपका कॉइल स्प्रिंग ना यूज करके जनरली एक डायफ्राम यूज होता है, या कई बार क्या होता है डायफ्राम की जगह पे यहाँ पे डायफ्राम या कोनिकल स्प्रिंग भी यूज कर लेते हैं। यहाँ कॉइल स्प्रिंग आपकी नहीं यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ डॉग क्लच, डॉग क्लच का क्या लाभ है। डॉग क्लच के बारे में हमने बात की थी, एक स्लीव होती है एंड दो आपके जो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिप, मतलब स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती। मोर फ्रिक्शनल एरिया, ज़्यादा घर्षण क्षेत्र मिलता है, ये आपका होता है कोन क्लच के केस में, ठीक है। सी है, लेस पेडल फोर्स टू ऑपरेट, मतलब कम शक्ति लगाना पड़ता है। या अगला है, इजी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। राइट आंसर है डॉग क्लच में सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो है यहाँ पे स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती है डॉग क्लच के केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ क्लच प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शनल एरिया एंड सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार का क्लच ज़्यादा घर्षण क्षेत्र देता है और बनावट में भी बड़ा आसान यानी सिंपल होता है। अभी हमने बताया आपको कौन सा होता है वो, कोन क्लच। कौन सा होगा, कोन क्लच होगा आपका। कुछ इस तरह का होता है, इसमें आपको फ्रिक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप यहाँ पे ट्रिमेंडस टार्क, मतलब कह लीजिए हैवी टार्क आप ट्रांसमिट कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, हैवी व्हीकल्स में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का क्या लाभ है। मिनिमाइज द फोर्स टू ऑपरेट द क्लच, मतलब क्लच प्रयोग करके कम से कम शक्ति लगाना पड़े क्लच का प्रयोग करने में। इफेक्टिव फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्टेन्ड, घर्षण क्षेत्र प्रभावकारी मिल जाता है आपको। रिड्यूस द वियर ऑन द क्लच प्लेट, क्लच प्लेट के वियर को कम करना। इजी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आसान मरम्मत और रखरखाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, सिंगल प्लेट हाइड्रोलिक क्लच का एडवांटेज है कि क्लच को ऑपरेट करने में आपको बड़ा ही कम फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स को वो कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द क्लच प्लेट। ये आपकी क्लच प्लेट्स हैं, इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपको नाम बताना है। डैम्पर स्प्रिंग है, क्लच लाइनिंग है, टॉर्क प्लेट है या रिवेट्स है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, डैम्पर स्प्रिंग्स हैं आपकी। क्या हैं, डैम्पर स्प्रिंग्स आपकी लगाई गई हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सिंगल प्लेट क्लच। देखिए ये सिंगल प्लेट क्लच का एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट जो एक्स है ना, इसको पूछ रहा है क्या है। तो ये एक्चुअल में होता है आपका फ्लाई व्हील। सिंगल व्हील प्लेट जो सिंगल प्लेट क्लच है उसमें सबसे बाहरी हिस्सा जो रहता है आपका क्या रहता है, फ्लाई व्हील रहता है। अब बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं जिससे आप सिंगल व्हील क्लच, कहीं पे सिंगल प्लेट क्लच देखें तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ कौन सी चीज़ें क्या हैं। ये आपका फ्लाई व्हील होता है, यहाँ पे क्लच स्प्रिंग लगी होती है आपकी, फिर एक फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, ठीक है। देन एक क्लच की आपकी प्लेट होती है, यहाँ बाहर साइड में एक प्रेशर प्लेट होती है, कई बार ऐसे बनाई जाती है, कई बार ऐसे भी, इसको हम लोग प्रेशर प्लेट बोलते हैं। ये आपका क्लच शाफ्ट है, यहाँ पे बियरिंग्स लगी हैं, ये आपका फुलक्रम एंड ये आपकी क्लच पैडल है, ठीक है। इतने पार्ट्स आपके एक सिंगल प्लेट क्लच में होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। किसी भी पार्ट को पूछे, किसी और एग्जाम को देने जाए, हो सकता है आपसे इसको पूछ ले क्या है, हो सकता है आपको इससे पूछ ले क्या है, ठीक है। तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ये सिर्फ ITI एग्जाम के पर्पज का नहीं, ITI एग्जाम तो आप इससे कर ही जाएंगे अच्छे से, बट आने वाले टाइम में सिर्फ ITI एग्जाम पास करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में और भी एग्जामिनेशंस आप देंगे, तो उस बेसिस पे आप हमेशा अपना नॉलेज रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द मेन फीचर ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक चलित क्लच का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, जो भी हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेज होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट या आप कह लीजिए अंतर, सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है क्या फीचर, मेन फीचर होता है। तो जनरली आप केबल में देखते हैं, क्लचेज में केबल के थ्रू पावर ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे फ्लूइड के थ्रू होगी। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू आपका जो है पैडल इफर्ट जो है ट्रांसमिट किसके थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू होगा। एंड ये काफ़ी स्मूथ क्लच आपकी रहेगी यहाँ पे, इसका कंट्रोल एंड ये सब काफ़ी स्मूथ रहता है हाइड्रोलिक क्लच का बाकी क्लचेज की अपेक्षा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी,
पैडल इफर्ट जो है ट्रांसमिट होगा फ्लूइड के थ्रू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्लच पैडल है, आप इसको जैसे दबाते हैं एक यहाँ पे फ्लूइड रिजर्वायर होता है और आपका एक मास्टर सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर इस रिजर्वायर जैसे आप प्रेस किया, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे ऑयल डिस्प्लेस हुआ, ये आया यहाँ पे एक स्लेव सिलेंडर होता है जो इस मास्टर सिलेंडर के मूवमेंट को ही फॉलो करेगा। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे जो क्लच का रिलीज फॉर्क है एंड ये जो क्लच प्लेट लगी है ये यहाँ पे रिलीज होगी, अटैच होगी एंड इस तरह से आपका एक क्लच जो है यहाँ पे काम करता है दो सिलेंडर से, एक मास्टर सिलेंडर एक स्लेव सिलेंडर के थ्रू। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोलिक क्लच होते हैं उसमें मास्टर सिलेंडर या स्लेव सिलेंडर कौन सा होता है, उसका काम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कभी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल एक्चुएटेड टाइप क्लचेज। मैकेनिकल यानी यांत्रिक कार्यकारी क्लच का मुख्य लाभ क्या है? लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कम रखरखाव और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है उसमें। लेस पैडल इफर्ट, पैडल का बल कम लगता है, तो ये तो मैकेनिकल में ज़्यादा लगता है। स्मूथ फंक्शनिंग, हाइड्रोलिक की इससे ज़्यादा होती है। इजी टू ऑपरेट, इससे भी ज़्यादा आसान होते हैं वो। तो यहाँ इसका सबसे मुख्य लाभ यही है कि इसका मेंटेनेंस जो है और रिपेयर कॉस्ट जो है कह लीजिए ये थोड़ा सा कम लगता है बाकी की अपेक्षा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, व्हिच फैक्टर डजंट अफेक्ट द टॉर्क ट्रांसमिशन बाय क्लच। कौन सा कारण क्लच द्वारा पावर स्थानांतरण को प्रभावित नहीं करता है? साइज ऑफ क्लच प्लेट, मतलब क्लच प्लेट का साइज, ये तो प्रभावित करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल करेगा प्रभावित, ठीक है। नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स, ये भी करेगा, सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट इसीलिए यूज होती हैं। तो कौन कारक है जो नहीं करेगा? बचता है ऑप्शन डी, एक्सियल लोड ऑन द क्लच। जो क्लच के ऊपर एक्सियल लोड है ना आपका, वो आपका यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ क्लच। क्लच का कार्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमने आई थिंक पूछा भी था आप सबसे बीच में सवाल, कई सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर भी कमेंट किया था। तो क्लच का काम क्या होता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज द आरपीएम ऑफ इंजन, तो ये क्लच का काम नहीं है। रिड्यूस द नॉइज ड्यूरिंग इंजन रनिंग, ये भी क्लच का काम नहीं है। प्रिवेंट माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लाई व्हील, ये भी क्लच का काम नहीं है। क्लच का काम क्या है? कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट पावर फ्लो इंजन टू गियर बॉक्स, यानी पावर जो है, शक्ति प्रेषण जो है उसको इंजन से कनेक्ट करना गियर बॉक्स से, ठीक है, इंजन से गियर बॉक्स को कनेक्ट करना या उसको डिस्कनेक्ट करना, ये आपका क्लच का काम होता है। आपको यहाँ एक एनिमेशन के थ्रू हम आपको दिखाएंगे जिससे आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आपने क्लच जैसे दबाया, डिस्कनेक्ट हुआ, क्लच आपने रिलीज किया, वो जाके वापस इंजन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम मेकिंग द ड्राइव केबिन कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। देखिए ड्राइवर जो ड्राइव केबिन है आपका, अब कार हो बस हो कोई भी, जो ड्राइव केबिन है उसे कौन सा सिस्टम है जो ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया होता है? HVAC सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम। देखिए जिसमें से स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम एंड स्टीयरिंग सिस्टम ये तो कॉमन है, ये तो रहना ही। जो HVAC सिस्टम है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपका ड्राइव केबिन को कंफर्टेबल बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म HVAC का? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम डील्स विद अल्टरनेटर। देखिए यहाँ अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है? आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। स्टीयरिंग सिस्टम से तो हो नहीं सकता, स्टार्टिंग सिस्टम से भी नहीं हो सकता, HVAC से भी नहीं हो सकता। किससे संबंधित है अल्टरनेटर आपका? चार्जिंग सिस्टम से। किससे? चार्जिंग सिस्टम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम प्रोवाइड्स DC पावर सोर्स फॉर द वेरियस यूनिट्स ऑफ द व्हीकल्स। देखिए वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम DC यानी डायरेक्ट करंट का सोर्स है? कौन होता है वो? बैटरी होता है। एंड बैटरी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी आपका एक स्टोरेज सिस्टम होता है हमेशा। क्या होता है? स्टोरेज सिस्टम होता है। वो चार्ज होकर अपने अंदर उस चार्ज को, पावर को स्टोर करके रखता है एंड बाद में आपको वो वापस मिलता है। आपका डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो कैसे होते हैं? बैटरी के थ्रू ही होते हैं आपकी, ठीक है। हेडलाइट्स हो गई, बाकी चीजें हो गई, स्टार्टिंग हो गई, सब किससे हो रहा है आपका? स्टोरेज सिस्टम यानी बैटरी से ही हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हिच सिस्टम नॉट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम से नहीं जुड़ा है इसमें? स्टीयरिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम या सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो आपका यह यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, नॉट नहीं रहेगा आपका। व्हिच सिस्टम इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो आपका ये चार्जिंग सिस्टम रहेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्जिंग सिस्टम है वो, ठीक है, बाकी चीजें गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम रोड शॉक एंड वाइब्रेशन। यहाँ कह रहा है कौन सा सिस्टम है जो वाहन को रोड के झटकों और कंपन से बचाएगा। कंट्रोल सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है या स्टीयरिंग सिस्टम है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। स्टीयरिंग तो आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो। हाइड्रोलिक सिस्टम आपका जो है यहाँ पे, हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी आते हैं बट यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम आपका ज़्यादा रिलेवेंट आंसर रहेगा। एंड हाइड्रोलिक क्लचेज भी आते हैं, ठीक। कंट्रोल सिस्टम आपका क्या कर रहा है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे एबीएस आपका एक कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ही आता है एंड बाकी सिस्टम्स आपके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच पार्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स डील्स विद स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स विदाउट डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी वाहन का कौन सा भाग गति एवं स्थिर लोड बिना डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन के, ठीक है, इंगित मतलब यहाँ पे डील करता है, सहता है वो, तो वो कौन सा भाग है। इंजन है, बिल्कुल नहीं। पावर ट्रेन है, नहीं। कंट्रोल सिस्टम, नहीं। चेचिस और फ्रेम, जो चेचिस और फ्रेम होता है हैवी व्हीकल का, वो सभी तरह के स्टैटिक और डायनेमिक लोड को भी सहता है और बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब ऐसा नहीं उसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाए या कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, सीधा रहे और ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। चेचिस और फ्रेम ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो सब तरह का लोड आपका हमेशा सहन करते हैं, डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which way the steering system increase the tire life? स्टीयरिंग सिस्टम किस तरह से टायर के लाइफ को बढ़ाता है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपको लग रहा है स्टीयरिंग टायर से क्या लेना देना, बट है। कैसे है, बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एंगल बिटवीन टायर्स, मतलब टायर के बीच में प्रॉपर एंगल मेंटेन करके, यही आपका यहाँ राइट आंसर भी होगा। प्रोवाइडिंग एडेक्वेट, तो स्टीयरिंग लुब्रिकेशन तो देगा नहीं, ग्रीस वो कहीं पे स्टीयरिंग पे लगाएगा नहीं, एंड ब्रेकिंग तो स्टीयरिंग से होनी नहीं है। तो वो जो टायर्स होते हैं उसमें सही एंगल मेंटेन करके क्या करता है, टायर को, लाइफ जो है टायर की उसको बढ़ाता है। अगर इसका सही कंट्रोल ना रहे, पता लगे आपका ये टायर सीधा सीधा चल रहा है बट स्टीयरिंग कुछ ऐसी हो जाए, ये टायर तो सीधा चलना चाहे लेकिन ये कहीं थोड़ा सा इधर भागना चाहे, अगर तो उस केस में क्या होगा, टायर का वियर टियर ज्यादा होगा, ठीक है। तो टायर के एंगल को प्रॉपर कंट्रोल करके स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर स्टीयरिंग सिस्टम। पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है। टू इंक्रीज द इंजन पावर, इंजन पावर को बढ़ाना, तो स्टीयरिंग का इंजन पावर से कोई लेना देना नहीं, उसका तो इंजन की पावर से रहेगा। टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, इंजन की खपत को कम करना, ये भी नहीं कर सकता स्टीयरिंग। टू एनहांस द फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल दक्षता को भी ये नहीं सुधार सकता। क्या कर सकता है ये, इसका काम है टू टर्न एंड कंट्रोल व्हीकल विद लेस इफर्ट। पावर स्टीयरिंग का काम यह है कि वाहन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कम बल लगा के उसे नियंत्रित कर सकते हैं पावर स्टीयरिंग के द्वारा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या है। टू कंट्रोल द ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य हुआ। टू इंक्रीज द इंजन आरपीएम, ये तो बिल्कुल एक्सेलरेटर का आपका काम है। टू गाइड द व्हीकल, स्टीयरिंग सिस्टम का यही काम है, व्हीकल को क्या करना, गाइड करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रोल ऑफ एबीएस ब्रेक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीएस जो ब्रेक्स हैं इनका कार्य क्या है। एबीएस मतलब आप समझ रहे हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपका जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आप कह सकते हैं इसे, क्या करता है ये, प्रोवाइड पॉजिटिव ब्रेकिंग, एक पॉजिटिव ब्रेकिंग प्रदान करता है। इंक्रीज फ्रिक्शनल पावर, जो फ्रिक्शनल पावर घर्षण वाली शक्ति उसे बढ़ाता है। प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल, वाहन को फिसलने से रोकता है। या रिड्यूस द ब्रेक फेलियर, ब्रेक फेल को कम करता है। तो एबीएस आपका क्या करता है, स्किडिंग को, जो टायर आपके जाम हो जाते थे ब्रेक से, स्किडिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपको हम यहाँ पे एक जस्ट दिखाएंगे एनिमेटेड, देखिए आप, विदाउट एबीएस एंड विद एबीएस में आप देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है। विदाउट एबीएस जो है उसको देखिए, जैसे उन्होंने ब्रेक मारा इस तरह स्किड कर गई, बट विद एबीएस जो है वो क्या रही, स्ट्रेट लाइन में रही एंड वहीं पे आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई। ये 2 व्हीलर है, सेम ऐसा 4 व्हीलर के केस में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड रेंज ऑफ पैडल प्ले ऑब्जर्व इन द हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल में पैडल प्ले जो है उसका कितनी रेंज तक अनुमत रहता है, मतलब कितना रेंज तक आप परमिट कर सकते हैं, उतना उसमें प्ले हो सकता है। तो वो होता है आपका 6 से 10 mm तक। कितना होता है, 6 to 10 mm तक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ड्राइव लाइन यूज्ड इन हाई गियर एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। उच्च गियर और उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको उच्च गति और उच्च, अगर आपको गियर दोनों प्राप्त करना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है
जो AWD होता है ना, जिसको हम कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव लाइन, ये आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होगा? AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव लाइन। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स कैन बी ऑपरेटेड इवन बाई अनस्किल्ड ड्राइवर। यहां कह रहा है किस प्रकार का गियर बॉक्स जो है एक अनस्किल्ड, जो ज्यादा स्किल्ड नहीं, अकुशल कह सकते हैं जिसे, ड्राइवर है, उससे भी हम मतलब ऑपरेट करवा सकते हैं, वो भी उसे चला सकता है। कौन सा गियर बॉक्स है वो? सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स या कंपाउंड व्हील मेश गियर बॉक्स। तो राइट आंसर आपका सिंक्रो मेश गियर बॉक्स ऐसा है, उसे एक अनस्किल्ड ड्राइवर भी ऑपरेट कर सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स विल प्रोड्यूस टॉर्क मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अदर टाइप। यहां कह रहा है कि किस तरह का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स जो है वो इतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि अदर टाइप जो होते हैं उनसे 3 गुना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर दे। मतलब किस प्रकार का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स 3 गुने से भी अधिक टॉर्क का उत्पादन करेगा बाकी की अपेक्षा। किस टाइप का? बाल्क टाइप, बाल्क रिंग टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप या पोर्च टाइप। राइट आंसर आपका यहाँ पे मल्टी एंड डबल कोन टाइप जो आपका सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है वो 3 टाइम्स ज्यादा टॉर्क उत्पन्न करता है बाकी गियर बॉक्सेस की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स यूज्ड फॉर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। हैवी कॉमर्शियल व्हीकल यानी भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए किस प्रकार के सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है? बल्क टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप, बल्क रिंग टाइप या पोर्च टाइप। तो यहां पे क्या आएगा? मल्टी एंड डबल कोन टाइप। राइट आंसर क्या हो गया आपका? मल्टी एंड डबल कोन टाइप। पीछे भी बात हुई ना, 3 गुना आपको ज्यादा वहां पे मिल सकता है हर चीज, तो यहां पे यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट बट इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सियल थ्रस्ट। यहां कह रहा है किस प्रकार का गियर जो है एक्सियल थ्रस्ट तो उत्पन्न नहीं करता, बट कोई एक्सियल थ्रस्ट अगर आए तो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी शाफ्ट के ऊपर अगर कोई एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है तो उसे भी न्यूट्रलाइज कर देता है और खुद प्रोड्यूस भी नहीं करता। तो सोचो कितना अच्छा गियर बॉक्स होगा ना। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बेवल गियर नहीं हो सकता, हेरिंग बोन गियर, स्पर गियर या वर्म गियर। राइट आंसर आपका हेरिंग बोन गियर। ठीक है, हेरिंग बोन गियर कुछ इस तरह का होता है। इसके जो आप टीथ देखेंगे, कई बार 2 गियर सटा के बनाए, 2 हेलिकल गियर आपको दिखेंगे, बट जिनके दांते क्या रहेंगे? इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। एंड इसमें जो भी अगर एक्सियल थ्रस्ट कोई आता है तो वो यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये कोई एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गियर विल प्रोड्यूस क्लिकिंग नॉइज ड्यूरिंग टीथ कॉन्टैक्ट। किस प्रकार के गियर में एक कॉन्टैक्ट में क्लिकिंग की आवाज आती है? तो ये आपने सुना होगा अगर कभी आपने ऑपरेट किया हो, जो स्पर गियर होते हैं ना, जिनके दांते जो होते हैं शाफ्ट के पैरेलल होते हैं, उनमें जब भी संपर्क होता है तो एक क्लिकिंग साउंड आपका आता है। एंड जब वो ऑपरेट होता है तो ऑपरेशन भी थोड़ा सा नॉइजी रहेगा, आपको आवाज सुनाई देगी। उसे हम लोग कहते हैं स्पर गियर। कुछ इस तरह से होते हैं स्पर गियर, देखिएगा जो भी इनका शाफ्ट है, इनके दांते जो होते हैं उस शाफ्ट के समांतर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट कनेक्ट्स प्रोपेलर शाफ्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेलर शाफ्ट से किस भाग को, मतलब कौन सा भाग कनेक्ट होता है? क्लच शाफ्ट एंड प्लाई व्हील, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, कैम शाफ्ट एंड क्लच शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट एंड फाइनल ड्राइव। तो यहां आपका राइट आंसर है गियर बॉक्स और जो फाइनल ड्राइव होती है वो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होती है, या आप ऐसा कह लीजिए जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है गियर बॉक्स और फाइनल ड्राइव से कनेक्टेड होता है। ये आपकी है प्रोपेलर शाफ्ट। ये किसके थ्रू गियर बॉक्स से जुड़ी है? आप देखिए यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू। किससे जुड़ी है? यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल कनेक्शन एंड परमिट्स स्मूथ ट्रांसफर ऑफ टॉर्क फ्रॉम गियर बॉक्स टू द रियर एक्सल। देखिए अभी आई है ना, फिर से ही फिगर हम आपको यहां लगा देंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या है? एक्सल है यहाँ पे, एंड ये आपका क्या है? गियर बॉक्स है। कौन ट्रांसफर कर रहा है? यूनिवर्सल जॉइंट। प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट मिलकर क्या कर रहे हैं? उस पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल जॉइंट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेसेसिटी ऑफ स्क्वायर कट सील्स। स्क्वायर कट सील की क्या आवश्यकता है? प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज, फ्लूइड लीकेज को रोकना है तो सभी सील का काम होता है, स्क्वायर कट हो या सर्कुलर हो। प्रिवेंट द सील रोलिंग इन ग्रूव, ग्रूव में सील को रोकना मतलब रोल ना कर जाए उसमें, वो सरक ना जाए इस तरह से। प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट या विदस्टैंड रेडियल मूवमेंट, रेडियल मूवमेंट का सामना करना। तो रेडियल मूवमेंट का सामना के लिए नहीं, हम इसलिए लगाते हैं जो ग्रूव है ना उसमें क्या हो, वो
रोल ना कर जाए, ऐसे घूम ना जाए, सरक ना जाए अगर गोल रहे, इस वजह से स्क्वायर कट सील लगाते हैं। कुछ इस तरह की सील होती है। जनरली जो आप लोगों ने ओरिंग देखा ना, उसी का कह सकते हैं, ये एक तरह का स्क्वायर कट सील रहता है। 76 है यहाँ पे, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर गियर स्लिप। यहाँ पे कह रहा है गियर स्लिप का पॉसिबल रीजन, पॉसिबल कारण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। रॉन्ग सिलेक्शन गियर शिफ्ट लीवर, यानी गियर शिफ्ट लीवर का आपने गलत चुनाव किया हो। सेकंड है यहाँ पे एक्सेसिव एंड फ्लोट ऑफ गियर, गियर का जो एंड फ्लोट है वो अत्यधिक हो, एक्सेसिव हो। सी है यहाँ पे रॉन्ग क्लच इंगेजमेंट, यानी गलत क्लच का अगर इंगेजमेंट है तब ऐसा होगा। या डी है वर्न आउट क्लच प्लेट। ध्यान दीजिए यहाँ पे गियर स्लिप का यहाँ पे पॉसिबल रीजन आपका बनता है, अगर जो गियर का एंड फ्लोट रहता है आपका, अगर वो ज़्यादा हो जाता, उस केस में गियर स्लिप आपका हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 77 नंबर, व्हाट द रीजन ऑफ गियर लॉक्ड इन वन गियर पोजीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है किसी गियर स्थिति में अगर गियर लॉक हो जा रहा है तो उसका कारण क्या है। 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सिंक्रोनाइजर वर्न आउट, जो आपका सिंक्रोनाइजर है उसका घिस जाने से ऐसा होगा। बी है गियर टीथ वर्न आउट, गियर के दांते घिस गए हो तब लॉक हो सकता है। सी है आपका सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, अगर सिंक्रोनाइजिंग जो यूनिट है वही अटक जाए तो हो सकता है। या डी है इनएडेक्वेट लुब्रिकेशन, सही लुब्रिकेशन ना होना। तो देखिए सही लुब्रिकेशन ना होना और सिंक्रोनाइजर अगर वर्न आउट होगा आपका तो गियर लॉक नहीं होगा, बट गियर शिफ्टिंग में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपकी सिंक्रोनाइजिंग यूनिट है। ठीक है, अगर वो स्टक हो जाती है उस केस में आपका गियर लॉक हो सकता है। ठीक है, गियर लॉक का ये कारण एक बन सकता है। आप सबने देखा होगा, अगर आपने ओपन किया होगा कभी आपने गियर बॉक्स वगैरह, तो आपकी जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग रिंग बोलते हैं। ठीक है, जनरली आपकी सिंक्रोनाइजिंग रिंग जो है ये यहाँ पे अगर स्टक कर जाती तो उस केस में आपका गियर लॉक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू रेक्टिफाई द हार्ड गियर शिफ्टिंग। यहाँ कह रहा है हार्ड गियर शिफ्टिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं, मतलब गियर शिफ्टिंग आपकी क्या हो रही, थोड़ा हार्ड हो रही, तो उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लुब्रिकेट द यूनिट, यानी यूनिट को लुब्रिकेट करके, चेक एंड रीअलाइन, चेक करें और उसको रीअलाइन करें अगर कुछ मिसअलाइनमेंट हो तो। सी है एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले, क्लच पैडल में जो फ्री प्ले है उसको एडजस्ट करें। या डी है री इंस्टॉल स्प्रिंग करेक्टली, स्प्रिंग को सही तरीके से दोबारा फिट करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एडजस्ट क्लच पैडल फ्री प्ले। जो क्लच पैडल में आपके फ्री प्ले हो ना, उसको आप एडजस्ट कर दें अगर, तो जो हार्ड गियर शिफ्टिंग है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज नॉइजी गियर बॉक्स इन न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में ही गियर बॉक्स से अगर आवाज़ आ रही तो इसका दोष क्या है, मतलब इस दोष का क्या कारण हो सकता है। न्यूट्रल पोजीशन, क्योंकि तब तो गियर मैच हुए नहीं है, उस केस में भी अगर गियर बॉक्स से आवाज़ आ रही तो उसका दोष क्या हो सकता है। सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, ये तो हो नहीं सकता है आपका। ठीक है, बियरिंग वर्न आउट और ड्राई, बियरिंग जो है आपकी खराब हो गई या तो ड्राई हो चुकी है। सिंक्रोनाइजर डिफेक्टिव है, या सिंक्रोनाइजर वर्न आउट, सिंक्रोनाइजर जो है क्लच की घर्षण डिस्क जो भी हो क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, बियरिंग वर्न आउट और ड्राई। आपका बियरिंग अगर खराब होगा या सूखा होगा उस केस में न्यूट्रल पोजीशन में भी क्या होगा, आपका गियर बॉक्स थोड़ा सा नॉइजी होगा, उसमें से आवाज आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव क्लच। यहाँ कह रहा है डिफेक्टिव क्लच का परिणाम क्या होगा, यानी क्लच अगर आपका डिफेक्टिव है तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। नॉइज इन गियर शिफ्टिंग, मतलब गियर शिफ्टिंग में नॉइज आएगी। गियर स्लिप, गियर लॉक्ड इन वन गियर, एक गियर में गियर लॉक हो जाएगा। या गियर क्लैश ड्यूरिंग शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के दौरान गियर अटकेगा। तो अगर क्लच प्लेट आपकी डिफेक्टिव है तो जब भी आप गियर शिफ्टिंग करेंगे ना तो आपको एक नॉइज यानी एक शोर, एक आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, नॉइज इन गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग में नॉइज होना या शोर होना। 81 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द कॉज ऑफ हार्ड गियर शिफ्टिंग। यहाँ कह रहा है कि हार्ड गियर शिफ्टिंग का क्या कारण है। बियरिंग वर्न आउट, मतलब बियरिंग खराब हो गई हो। सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट आपकी खराब हो गई हो। सिंक्रोनाइजिंग यूनिट स्टक, सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का अटक जाना। या फ्लाई व्हील रिंग वर्न आउट, फ्लाई व्हील का रिंग जो है वो घिस गया हो। ध्यान दीजिए हार्ड गियर शिफ्टिंग का आपका एक ही रीजन बन सकता है, अगर ये स्टक होगा तो उस केस में तो आपका गियर लॉक हो जाएगा। अगर सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज है तो गियर शिफ्टिंग आपकी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग यूनिट डैमेज्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे
Which type of gearbox eliminate defect of gear wheel move on the shaft to mess with each other। देखिए यहाँ कह रहा है किस प्रकार का गियर बॉक्स शाफ्ट पर गियर को मिलाने वाले दोष को दूर करता है। यहाँ बेसिकली हिंदी थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हिंदी में कह रहा है कि किस तरह का गियर बॉक्स एलिमिनेट करता है, मतलब दूर करता है क्या चीज़ का, डिफेक्ट ऑफ गियर व्हील मूव, जो गियर व्हील है उनके मूव होने के दोष को दूर करता है ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट पर, टू मेस विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलने से, ठीक है, एक दूसरे से मिलने पर, ठीक है, जो उसमें एक डिफेक्ट आ रहा है गियर व्हील मूवमेंट का, उसको एलिमिनेट कौन करेगा, स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स करेगा, सिंक्रो मेस गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स या कंपाउंड व्हील मेस गियर बॉक्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रो मेस गियर बॉक्स जो है वो आपका इस चीज को एलिमिनेट करता है, इस चीज को दूर करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई सिंक्रोमेस एक्शन इज नीडेड इन अ गियर बॉक्स। यहाँ कह रहा है गियर बॉक्स में सिंक्रोमेस एक्शन की आवश्यकता क्यों है, तो सिंक्रोमेस की आवश्यकता क्यों होती है यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे सिंक्रोमेस की मेन आवश्यकता जो होती है आपकी इजी गियर शिफ्टिंग, जब व्हीकल आपकी मोशन में होती है ना, उस केस में भी क्या होता है, अब स्पीड आपकी क्या है, जो ड्राइव है एंड ड्रिवन है, दोनों की स्पीड को सेम करके एंड फिर उन्हें क्या करना, शिफ्ट करना, जिससे कि जब व्हीकल मोशन में भी हो तो इजी गियर शिफ्टिंग हो जाए, कोई भी उसका जर्क या झटका या इस टाइप का ना हो, ठीक है। जब वाहन गति में हो तब भी आप आसानी से गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसलिए सिंक्रोमेस एक्शन की आवश्यकता होती है गियर बॉक्सेस में, ठीक है। यहाँ एक जस्ट हमने आपके लिए एनिमेशन रखा है जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए गाड़ी मोशन में ही थी लेकिन आपका मेसिंग यहाँ पे हो जाता है गियर का एंड आपका गाड़ी भी चलती रहती है आपकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द कैम्बर। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कैम्बर में एक्स द्वारा चिन्हित जो मार्क है वो क्या है, कास्टर एंगल है, किंग पिन इंक्लिनेशन एंगल है, कैम्बर एंगल है या इंक्लूडेड एंगल है। ध्यान दीजिए ये है आपका कैम्बर एंगल। क्या है, कैम्बर एंगल है, तीन तरह का होता है कैम्बर एंगल एक्चुअल में। एक होता है आपका नेगेटिव कैम्बर, ठीक है, एक होता है आपका न्यूट्रल कैम्बर एंड एक होता है आपका पॉजिटिव कैम्बर, ठीक है। नेगेटिव कैम्बर, न्यूट्रल कैम्बर एंड पॉजिटिव कैम्बर, जिसमें से जो न्यूट्रल कैम्बर है आपका, इसमें आपका सबसे स्मूथ रहेगा, आपका जो ड्राइविंग रहेगा वो स्मूथ रहेगा, बट कैम्बर बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका टायर के वियर एंड टीयर को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपका हो जाता है, इस पर डिटेल में कोई वीडियो अगर हम लाएंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप क्या समझेंगे, ये वाला पोर्शन क्या है आपका कैम्बर एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जनरली जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपका एक मोटर यूज होता है एंड उसी को यहाँ पे पूछ भी रहा है। एक्स वाला पोर्शन जो है ये क्या है, तो ये एक मोटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, एक मोटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। यहाँ कह रहा है कि इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग किए जाने वाले इस भाग का नाम क्या है। तो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में प्रयोग होने वाले इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व। क्या है ये, प्रेशर रिलीफ वाल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग आपका लगा हुआ जिसपे एक प्रेशर सर्टेन सेट हो जाता है, इस प्रेशर के ऊपर ही ये स्प्रिंग प्रेस होगा एंड जो भी ऑयल है वो यहाँ पे फिर क्या होगा, ड्रेन में चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। कैसे काम करता है अगर आप लोग थोड़ा सा देखना चाहें यहाँ पे, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व कुछ इस तरह से आपका काम करता है। जैसे यहाँ रेड वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये रेड लाइन क्या करती है, इसको जाके पुश करती है एंड देन यहाँ से आपका पूरा ऑयल जो होता है वो थ्रू टैंक डाइवर्ट हो जाता है सिस्टम में जाने के बजाय, ठीक है। जब जो मैक्सिमम प्रेशर आपने सेट किया वो सेटिंग किसी भी रीजन से रीच हो जाती है सिस्टम में, उस केस में सेफ्टी के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑपरेट होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ कंपोनेंट इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम में इस कंपोनेंट का नाम क्या है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, अनलोडिंग वाल्व है, रोटरी वाल्व है या प्रेशर रिलीज वाल्व है। तो ये है आपका फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। कैसा वाल्व है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो फ्लो को कंट्रोल करेगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व प्रेशर कंट्रोल के लिए लगाया गया एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व किसके लिए लगाया जाएगा, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग इन न्यूट्रल कंडीशन। ये न्यूट्रल कंडीशन में आपका इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग है। तो इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है ये क्या है? लोअर सिलेंडर है, अपर सिलेंडर है, वॉल्व स्लीव है या इनपुट शाफ्ट है? तो वो वाला पोर्शन आपका इनपुट शाफ्ट है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, इनपुट शाफ्ट। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ पावर स्टीयरिंग। इस स्टीयरिंग को आपको देखना है एंड बताना है किस तरह की पावर स्टीयरिंग है। तो अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे ना इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग की, ये उसी का डायग्राम है। क्या है? इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका है इंटरनल पैसेज है, ठीक है, कंट्रोल वाल्व से बॉटम लेफ्ट की तरफ। ये आपकी एक गियर बॉक्स हाउसिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका रैक पिस्टन है, ठीक। ये आपका क्या है? पिस्टन साइड जो प्रेशर आपका क्रिएट होगा वो है। ये आपका सेक्टर गियर है यहाँ पे। ये स्टब शाफ्ट है, ये कंट्रोल वाल्व यहाँ पे आपका लगा होता है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का पार्ट है, जिसके एक एक पार्ट के बारे में पीछे पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। ये लीफ स्प्रिंग देख के आप लोग समझ गए होंगे कैसे टाइप का लीफ स्प्रिंग है। ये क्वार्टर इलिप्टिकल है, ट्रांसवर्स स्प्रिंग है, सेमी इलिप्टिकल है या फुल इलिप्टिकल है। तो क्या है ये? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। इसको देख के आप लोग बता पाएंगे आसानी से। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। क्या बोलेंगे? क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। अब इस लीफ स्प्रिंग का आपको टाइप बताना है क्या है। सेमी इलिप्टिकल है, क्वार्टर इलिप्टिकल है, थ्री इलिप्टिकल है या ट्रांसवर्स स्प्रिंग है। तो ये ट्रांसवर्स और क्वार्टर तो नहीं है, ये कैसी है? सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको नाम बताना है, किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है ये। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम है, एयर सस्पेंशन सिस्टम या रबर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। तो ये है आपका कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम। क्या है? कन्वेंशनल यानी परंपरागत आपका सस्पेंशन सिस्टम है, जो बहुत पुराने टाइम से चला रहा है, अभी भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम स्प्रिंग। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। मोनोलीफ स्प्रिंग है, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग है, मल्टीपल लीफ स्प्रिंग है या कॉइल स्प्रिंग है। राइट आंसर आपका ये क्या है? फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग, ठीक है। क्या है? फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें फाइबर रेनफोर्समेंट दिया होता है एक्चुअल में, एंड वेट में हल्के भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द स्टीयरिंग सिस्टम। ये आपका स्टीयरिंग सिस्टम है पूरा, ये 4 व्हील ड्राइव है आपका, मतलब 4 चक्के हैं, 4 व्हील ड्राइव नहीं कह सकते इसको, ठीक है, 4 व्हीलर है आपका। एंड इस एंगल को आपको बताना है क्या है ये। कैम्बर एंगल, वो तो यहाँ टायर्स पे होगा। कास्टर एंगल, थ्रस्ट एंगल या इंक्लूडेड एंगल। थ्रस्ट एंगल या इंक्लूडेड एंगल, तो इसे हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट एंगल, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा सा गलत लिखा है, ये होता है आपका थ्रस्ट। क्या होता है? थ्रस्ट एंगल होता है, थ्रस्ट नहीं होता। थ्रस्ट मतलब यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, प्यास हो जाती है। तो क्या है? ये थ्रस्ट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है? स्टीयरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट एंगल बोलते हैं। ये आपकी क्या है? सेंटर लाइन है व्हीकल की, एंड इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इमेजनरी एक लाइन यहाँ पे बनाई गई है। ये आपका क्या है? फ्रंट एक्सल, ये आपका रियर एक्सल है, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? थ्रस्ट एंगल, ठीक है। इस वाले एंगल क्या बोल रहे हैं हम लोग? थ्रस्ट एंगल। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंगल इन द स्टीयरिंग सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीयरिंग सिस्टम में जो कंबाइंड एंगल है उसका निर्धारित मान क्या है। तो कंबाइंड एंगल का निर्धारित मान होता है 9 से 10 डिग्री। कितना होता है? 9 से 10 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। कंबाइंड एंगल की जैसे बात हो रही है, तो यहाँ पे इसी को इंक्लूडेड एंगल या इसी को कंबाइंड एंगल बोलते हैं, ठीक। ये आपका क्या होता है? वर्टिकल रेफरेंस होता है। इधर की ये कैम्बर एंगल हो जाता है, कैम्बर लाइन। एंड जो एंगल यहाँ बात हो रहा है, ठीक, जो उसका व्हीकल का वर्टिकल रेफरेंस है, एंड साथ में जो स्टीयरिंग एक्सिस का इंक्लिनेशन है, उसके बीच के एंगल को हम लोग कंबाइंड एंगल या इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता है? यहाँ पे स्टीयरिंग एक्सिस है यहाँ पे ये, एंड इन दोनों को मिला के, ठीक है, क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल या
कंबाइंड एंगल होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 9 से 10 डिग्री दे सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब पूछ लिया है यहाँ पे कि व्हाट द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स, ये एक्स के रूप में चिन्हित एंगल का आपको नाम बताना है। कंबाइंड एंगल है, कैम्बर है, कास्टर है या थ्रस्ट एंगल है। राइट आंसर आपका कंबाइंड एंगल बोलते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द स्टीयरिंग लिंकेज रेशियो इफ द पिटमैन आर्म लेंथ ट्वाइस ऑफ स्टीयरिंग आर्म लेंथ। यहाँ कह रहा है यदि पिटमैन आर्म की लंबाई स्टीयरिंग आर्म की लंबाई से दोगुनी है तो स्टीयरिंग लिंकेज अनुपात क्या होगा। उस केस में स्टीयरिंग लिंकेज अनुपात भी आपका क्या होगा, 1:2 होगा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, व्हाट द एवरेज पावर स्टीयरिंग गियर रेशियो फॉलोड इन जनरल। आमतौर पर पावर स्टीयरिंग गियर अनुपात का औसत क्या होता है। ठीक है, 40% लेस देन मैनुअल स्टीयरिंग, इक्वल टू मैनुअल स्टीयरिंग, तो यूजी क्यों करेंगे फिर वहाँ पे पावर स्टीयरिंग, 20% लेस देन मैनुअल स्टीयरिंग, एंड अगला है 10% मोर देन मैनुअल स्टीयरिंग। तो जो एवरेज है पावर स्टीयरिंग का यहाँ पे रेशियो वो क्या है, 20% लेस देन मतलब कम है मैनुअल स्टीयरिंग की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशियो अवेलेबल इन जनरल। आमतौर पर स्टीयरिंग अनुपात कितनी रेंज में होता है, तो उसकी रेंज है 11:1 से 24:1 में, 11:1 to 24:1। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर। व्हाट द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे कह रहा है एक्स के रूप में जो मार्क हुआ एंगल है ये कौन सा एंगल है, कैम्बर एंगल है, कास्टर एंगल है, किंग पिन इंक्लिनेशन है या इंक्लूडेड एंगल है। तो ध्यान दीजिए ये है आपका किंग पिन इंक्लिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है केपीआई या किंग पिन इंक्लिनेशन क्या होता है, तो इसे हम ये कहते हैं कि जो आपकी व्हीकल की वर्टिकल एक्सिस होती है, ठीक है, क्या होती है, जो आपकी व्हीकल की वर्टिकल एक्सिस होती है एंड जो आपका स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग का जो यहाँ पे इंक्लिनेशन होता है या कह लीजिए जो डायगोनल एंगल रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे किंग पिन इंक्लिनेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, किंग पिन इंक्लिनेशन। इसका जनरली जो प्रयोग करते हैं हम लोग स्टीयरिंग की कैरेक्टरिस्टिक और उसकी जो हैंडलिंग है ना उसे डिसाइड करने में इसका बड़ा अहम योगदान रहता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, किंग पिन इंक्लिनेशन। कैम्बर एंगल में पिछले पार्ट में अच्छे से बात हुई है इसलिए यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ एंगल इन्फ्लुएंसेस इन व्हील अलाइनमेंट। यहाँ कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में के प्रभाव में इस एंगल को हम क्या कहते हैं। तो देखिए व्हील अलाइनमेंट के प्रभाव में इसे अगर हम कुछ कहते हैं तो ये है आपका कास्टर एंगल। क्या है, कास्टर एंगल है आपका। आप सोच रहे होंगे कास्टर एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, वैसे सोचेंगे क्यों आप, जरूर आप समझ रहे होंगे, बट फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दें कि कास्टर एंगल जो होता है इसका बेसिकली पर्पज ये होता है जो सेल्फ सेंटरिंग होती है ना स्टीयरिंग में आप लोग, ठीक है, तो यही आपका प्रोवाइड करता है डिग्री ऑफ सेल्फ सेंटरिंग इन केस जो स्टीयरिंग के केस में। ठीक है, आप स्टीयरिंग छोड़ते हैं ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाती है स्टीयरिंग, तो उसमें इसका अहम योगदान रहता है किसका, कास्टर एंगल का। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, कास्टर एंगल। ये 3 तरह के होते हैं जनरली, एक होता है आपका नेगेटिव कास्टर एंगल, एक होता है जीरो कास्टर एंगल, एक होता है पॉजिटिव कास्टर एंगल। ठीक है, 3 तरह के यहाँ पे कास्टर एंगल आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सस्पेंशन सिस्टम। ये आपका एक सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें जो एक्स वाला पार्ट है ना इसको पूछ रहा है ये क्या है आपका, चेसिस फ्रेम है, हेल्पर स्प्रिंग है, रबर बफर है या ब्रैकेट्स हैं। तो ये आपके रबर बफर होते हैं। क्या होते हैं, रबर बफर होते हैं, आप सबने इसको देखा होगा। ठीक है, ये आपका जो लीफ स्प्रिंग आप यहाँ सस्पेंशन सिस्टम दिख रहा है उसमें ये पोर्शन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबर बफर। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, रबर बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ये एक आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम देख रहे हैं, पूछ रहा है किस तरह का है, टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम है, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम है, एयर टाइप है या कॉइल स्प्रिंग टाइप है। तो देख के ही आप इसको बता सकते हैं आसानी से किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है ये, कॉइल स्प्रिंग टाइप का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, स्ट्रट टाइप में आपके टेलीस्कोपिक इस तरह से वो दिख जाएंगे आपको स्ट्रट्स, ठीक है, वो सस्पेंशन सिस्टम होगा। एंड टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम अभी आएगा आगे, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। अब ये कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें पूछ रहा है जो एक्स वाला पार्ट है इसका नाम क्या है, एक्स वाले पार्ट का, टॉर्सन बार है, स्टेबलाइजर बार है, कंट्रोल बार है, आर्म है सॉरी, या कॉइल स्प्रिंग है। तो कॉइल स्प्रिंग तो है नहीं, ये क्या है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर बार। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बार।
इसका एक और नाम होता है स्वय बार भी होता है। क्या नाम होता है इसका? स्वय बार भी बोलते हैं या स्टेबलाइजर बार भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता है जब आपकी गाड़ी कहीं बम्प वगैरह पे जाती है, ठीक है, कहीं बम्प वगैरह पे जब चढ़ती है तो वो बोथ साइड व्हीकल में जो है उस चीज़ को, उस इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन? यही आपका स्टेबलाइजर बार या स्वय बार जो होता है। जैसे ये टायर मान लीजिए आपका बम्प पे आया, ठीक, तो इधर जो आया उसको इस साइड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, उसके लिए यहाँ पे स्वय बार या स्टेबलाइजर बार जो है लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन। अब इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको टाइप बताना है, कैसा सस्पेंशन है ये। कॉइल स्प्रिंग आपको कहीं दिख नहीं रही, टॉर्सन बार आपको कहीं दिख नहीं रहा, रबर स्प्रिंग कहीं आपको दिख नहीं रही, तो कैसा है ये? स्ट्रट टाइप सस्पेंशन है। यहाँ पे स्ट्रट्स लगे होते हैं ना, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं इसको। इसके भी आप यहाँ पे सारे पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रट कंटेनिंग डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ पे आपको डैम्पर और शॉक एब्जॉर्बर ये दिख जाता है आपका। यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग भी रहती कई बार इसको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे सस्पेंशन सिस्टम है? स्ट्रट टाइप सस्पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अब इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको नाम बताना है क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका व्हील रहने वाला है, ये आपका चेचिस फ्रेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, टॉर्सन बार सस्पेंशन या रबर स्प्रिंग सस्पेंशन। ध्यान दीजिए, ये है आपका टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम। क्या है? टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें आपका क्या होता है, ये आपका टॉर्सन बार होता है, यहाँ पे चेचिस माउंटेड रहता है एंड इस साइड आपका एक्सल से सस्पेंशन आर्म के थ्रू यहाँ पे वो कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? टॉर्सन बार सस्पेंशन सिस्टम। अब लगभग सभी सस्पेंशन सिस्टम आप समझ गए, कॉइल स्प्रिंग भी, स्ट्रट भी, रबर स्प्रिंग भी, टॉर्सन बार भी एंड जो बाकी थे उनको भी। तो अभी अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये टायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द टब टायर। अब ये आपका टब टायर यहाँ पे दिखाया गया और पूछ रहा है कि इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ट्यूब है, स्टील बीड है, ट्रेड है या टायर है। तो ये क्या है आपका? इसे हम लोग कहते हैं स्टील बीड। क्या बोलते हैं? स्टील बीड बोलते हैं टायर की। कुछ और पार्ट्स होते हैं टायर के, आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी ये बीड रहती, बीड की फिलर रहता है, ये स्टील बीड पूरे थ्रू आउट रहती है। इसे साइड वाल कहते हैं। यहाँ पे एज कवर, ये ऊपर के पोर्शन शोल्डर, डेम्पल, रिब, ब्लॉक, ट्रेड। ठीक है, ठीक है, क्या है? ट्रेड है। ये साइप्स हैं आपके। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे बीड फिलर यहाँ दिया रहता है, इसको हम लोग बॉडी पाइल्स बोलते हैं। ये आपका कारकास होता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे कई सारे पार्ट्स होते हैं जो आप टायर के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है फिलहाल यहाँ पे? स्टील बीड है। 109 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। इस शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। इसकी हमने इमेजेस और खोजने की कोशिश की बट ऐसा कुछ मिला नहीं और रिलेटेड। फिलहाल आपका इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, ये गैस प्रेशराइज नहीं है, लोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर भी नहीं, हाइड्रोलिक भी नहीं। ये कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर है। इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अब इस शॉक एब्जॉर्बर को आपको देखना है और बताना है किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, गैस प्रेशराइज्ड शॉक एब्जॉर्बर है, मैकेनिकल टाइप है, टेलीस्कोपिक टाइप है या पिस्टन टाइप है। तो देखिए, टेलीस्कोपिक और पिस्टन टाइप नहीं, आप क्लियरली बोल सकते हैं। मैकेनिकल टाइप भी नहीं है। आप यहाँ कुछ एरो देख रहे हैं ना, गैसेस के लिए यहाँ पे कुछ पास हो रही है, इसको हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं गैस प्रेशराइज शॉक एब्जॉर्बर। क्या बोलते हैं? गैस प्रेशराइज शॉक एब्जॉर्बर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। अब इस शॉक एब्जॉर्बर का आपको टाइप बताना है। अब इसको भी देख के आप आसानी से एकदम बता पाएंगे कैसा है। वेन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप या मैकेनिकल टाइप। ये कैसा है? टेलीस्कोपिक टाइप है। ठीक है, किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर है? ये टेलीस्कोपिक टाइप का शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये एक एयर सस्पेंशन सिस्टम है आपका। इसमें जो एक्स वाला पार्ट है ना, ये जो इसको मार्क किया है, इसको पूछ रहा है कि ये क्या है। ये वाला पार्ट आपका क्या है? एयर बैग्स है, यानी एयर बैग है, हाइट कंट्रोल वाल्व है, व्हीकल फ्रेम है या एक्सल है। ध्यान दीजिए, व्हीकल फ्रेम या एक्सल नहीं, ये आपका होता है हाइट कंट्रोल वाल्व। क्या होता है? हाइट कंट्रोल वाल्व। इसको, इससे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे?
जो व्हीकल की प्री डिटरमाइंड हाइट होती है ना कि एक हाइट ये है, उसको आप इससे एडजस्ट करते हैं हाइट कंट्रोल वाल्व से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द मैक्सिमम एयर प्रेशर सप्लाइड बाय द कंप्रेसर इन द एयर सस्पेंशन सिस्टम। एक एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है? 100 से 115 psi, 180 से 210 psi, 120 से 125 psi या 200 से 215 psi। ध्यान दीजिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 120 से 125 psi। 114 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सस्पेंशन सिस्टम। ये आपका एक सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें जो एक्स वाला पार्ट है आप सबने देखा होगा फोर व्हीलर में, इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। ट्रैकिंग बार है, अपर कंट्रोल रॉड है, शॉक एब्जॉर्बर है या एक्सल माउंटिंग ब्रैकेट है। तो आपका क्या है यहाँ पे, यही तो आपका यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन। अब इस पूरे फिगर को आपको देखना और बताना है किस तरह का सस्पेंशन ये दिया है यहाँ पे। एयर सस्पेंशन रियर एक्सल, मतलब ये रियर एक्सल का एयर सस्पेंशन सिस्टम है। कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन का कॉइल स्प्रिंग है, मतलब कॉइल स्प्रिंग टाइप का रियर सस्पेंशन है। फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है या रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये आपका है कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन। ठीक है, क्या है? कॉइल स्प्रिंग, यहाँ आप देख रहे हैं ना कॉइल स्प्रिंग्स लगी हैं, कॉइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन। अभी आपका क्या है? फ्रंट एयर स्प्रिंग सस्पेंशन है, इसमें पूछ रहा है एक्स वाले पार्ट को क्या बोलेंगे। एयर स्प्रिंग वॉल्व है, लोअर कंट्रोल आर्म है, पिस्टन है या स्प्रिंग अटैचिंग क्लिप है। ये आपका क्या है यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं पिस्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पिस्टन। 117 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। इस सस्पेंशन सिस्टम का आपको नाम बताना है कि ये किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम है। रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है, एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है या कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है। तो कॉइल स्प्रिंग और इंडिपेंडेंट तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, नहीं है। रिजिड एक्सल भी नहीं है। ये है आपका एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम। क्या है? एडाप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द व्हील रिम। ये आपका व्हील रिम है, पहिए का जो रिम होता है ना वो है। इसमें इस पोर्शन का आपको नाम बताना है क्या है। वाल्व स्टेम है, व्हील हब है, प्रेशर सेंसर है या बीडिंग एज है। ध्यान दीजिए, बीडिंग एज तो नहीं हो सकता, ये टायर वगैरह में उसको टायर को यहाँ फिट करने के लिए होता है। ये वाला पोर्शन है आपका प्रेशर सेंसर। क्या है? प्रेशर सेंसर। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द एस्पेक्ट रेशियो इन द टायर स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायर की बनावट में एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट टू रिम विड्थ, मतलब यहाँ कह रहा है टायर की ऊंचाई की और रिम की चौड़ाई का प्रतिशत। अगला कह रहा है रेशियो बिटवीन टायर हाइट टू टायर डाया, कह रहा है टायर की ऊंचाई और टायर के डायमीटर का अनुपात। नेक्स्ट कह रहा है परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट टू टायर विड्थ, मतलब टायर की हाइट और टायर की चौड़ाई का परसेंटेज रेशियो यानी प्रतिशत अनुपात। या अगला कह रहा है टायर की चौड़ाई और रिम की चौड़ाई का प्रतिशत अनुपात। ध्यान दीजिए, एस्पेक्ट रेशियो होता है आपका परसेंटेज रेशियो ऑफ टायर हाइट, मतलब टायर की ऊंचाई और टायर की चौड़ाई के बीच का जो प्रतिशत अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टायर का विड्थ। ठीक है, ये होता है आपका टायर का हाइट, ठीक, सेक्शन हाइट जो होती है ऊपर की। ये आपका इनसाइड डायमीटर, ये पूरा ओवरऑल आपका आउटसाइड डायमीटर है। अब एस्पेक्ट रेशियो की अगर बात करें, जैसे अगर हम यहाँ जस्ट आपको कहें कि टायर का एस्पेक्ट रेशियो 70% है या 70 है, तो 70 का मतलब ये होता है कि जो टायर की ऊंचाई है, क्या है, जो टायर की हाइट है उसकी चौड़ाई का 70% है। ठीक है, यही होता है यहाँ पे कि जो टायर की हाइट है वो विड्थ का कितना है, 70% है। इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो रखा जाता है 75 रखा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। जो स्पोर्ट्स कार वगैरह होती हैं उसमें थोड़ा सा कम रखा जाता है कई बार, क्योंकि उसमें कॉर्नरिंग वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द टायर हाइट इज कैलकुलेटेड। टायर की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है? रिम डाया माइनस टायर का आउटर डाया, टायर का आउटर डाया माइनस रिम डाया, थ्रेड की विड्थ प्लस टायर की विड्थ या टायर विड्थ प्लस बीड सर्किल डाया। ध्यान दीजिए, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टायर का जो आउटर डाया उसमें से रिम डाया को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए?
टायर का ये क्या है, आउटर डाया है, इसमें जो रिम का डाया माइनस कर देंगे तो हाइट आपको मिल जाएगी ना टायर की, ठीक है। तो वही यहाँ पे है टायर की ऊंचाई कैलकुलेट करना। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ टायर रिफर्ड एज क्राउन, टायर का कौन सा भाग क्राउन, यहाँ राजा नहीं कहिए क्राउन कहिए, ठीक है, क्राउन वर्ड ही ठीक है, राजा का ताज बोल रहा है, क्राउन होता है, मतलब टायर के किस भाग को हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं। यहाँ थ्रेड ना के ट्रेड आएगा, ट्रेड विड्थ, रिम विड्थ, टायर की विड्थ या ट्रेड की रेडियस। ध्यान दीजिए जो ट्रेड रेडियस होती है उसे हम लोग यहाँ पे क्राउन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्राउड के नाम से, सॉरी क्राउन के नाम से, ठीक है, ये आपका क्या है, क्राउन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट द नेम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मोस्ट प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑन बोथ साइड ऑफ टायर्स, टायर की दोनों सबसे बाहरी सतहों के बीच की दूरी का नाम क्या होता है। टायर का आउटर डाया, टायर की हाइट, टायर की विड्थ या टायर का रेडियस। ध्यान दीजिए बोथ साइड्स, अब यहाँ कह रहा है ना बोथ साइड्स, तो ये दोनों साइड जो होंगी ना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे टायर की विड्थ कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे, या इसमें अगर ना समझ पाए तो आप यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे, इसमें दोनों एंड वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, टायर की चौड़ाई कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ समझ पाएंगे टायर की क्या है वो चौड़ाई। 123 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द नंबर 14 PR डिनोट्स इन द टायर स्पेसिफिकेशन 9 इंच इंटू 14-14 PR। अब टायर का एक स्पेसिफिकेशन दिया गया 9 इंटू 14-14 PR, तो इसमें 14 PR किसको दर्शा रहा है, शोल्डर की विड्थ को, बीड सर्कल डाया को, प्लाई रेटिंग को या टायर थिकनेस को। तो ये किसको दर्शाता है, प्लाई रेटिंग को, PR मतलब प्लाई रेटिंग यहाँ पे इसकी कितनी है 14 यानी 14 है। क्वेश्चन नंबर 124 है हाउ द टायर इज स्पेसिफाइड, टायर का वर्णन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, शोल्डर विड्थ, बीड सर्कल डाया और प्लाई रेटिंग से, शोल्डर डाया, बीड सर्कल डाया और प्लाई रेटिंग से, तो शोल्डर डाया का तो कोई यहाँ महत्व तो नहीं बन रहा है, शोल्डर विड्थ टायर थिकनेस से, ठीक है, प्लाई रेटिंग जहाँ आ रही है उसी को आप सही करेंगे। यहाँ आ रहा है प्लाई रेटिंग टायर का इनर सर्कल डाया और शोल्डर से, तो इनर सर्कल डाया से कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर आपका शोल्डर विड्थ, बीड सर्कल डाया एंड प्लाई रेटिंग, इन तीन चीज़ों से हम टायर को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कास्ट व्हील, ये आपका एक कास्ट व्हील है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक्स वाला पोर्शन क्या है, तो एक्स वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, टायर नहीं, रिम नहीं, ट्यूब नहीं, हब, बिल्कुल राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, हब यहाँ पे सही होगा। तो ये थे 100 आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लैट टाइप रिम, ये आपकी एक फ्लैट टाइप की रिम है, ठीक है, क्या है, रिम है। तो इसमें बोल रहा है एक्स वाला पोर्शन क्या है, सेंटर पोजीशन है उसकी, प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग है, रिम प्रोजेक्शन है या रिम का आउटर एज है। तो ये आपका ना क्या है, प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग है। क्या है ये, प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग, आप लोगों ने इस तरह से देखा होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन स्प्लिट लॉक रिंग। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ व्हील कंसिस्ट टू सेपरेट डिस्क आर क्लैम्प्ड टुगेदर, यहाँ कह रहा है किस प्रकार के पहिए में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जब जुड़ी होती हैं तो ऐसे व्हील को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट व्हील कहते हैं। कौन सा व्हील कहते हैं, स्प्लिट व्हील, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट व्हील, बाकी आंसर्स क्या हैं, गलत हैं, ठीक। जब दो सेपरेट डिस्क यहाँ पे जुड़े होंगे तो क्या कहलाएगा, स्प्लिट व्हील कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टाइप ऑफ व्हील, अब इस व्हील को देख के आपको बताना है किस तरह का व्हील है। आपको एक चीज इसमें दिख रहा होगा, तीलियां टाइप की दिखना है, जो आप लोग बोलते हैं तीली लगी है, जैसे टायर होते हैं साथ में रिम है उसमें तीलियां लगी हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में वायर व्हील। क्या बोलते हैं, वायर व्हील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो डिस्क जुड़ी हैं तो क्या है, स्प्लिट व्हील है। जब इस तरह के वायर्स लगे हुए हैं हब में तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वायर व्हील कहते हैं। आजकल एलॉय व्हील भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए व्हिच टाइप ऑफ व्हील, अब इस व्हील का आपको प्रकार बताना है क्या है, कई तरह के होते हैं ना, तो ये व्हील का टाइप क्या है, वायर व्हील है, वायर तो नहीं है, डिस्क व्हील है, स्प्लिट व्हील भी नहीं है, हैवी व्हीकल का व्हील भी नहीं है, ये आपका डिस्क व्हील है। कैसा है, डिस्क व्हील या डिस्क वाला पहिया है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फिगर वाले, तो आप लोग इनकी अच्छी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द सर्विसिंग प्रोसीजर कैरीड आउट इन द व्हील, ये आपका एक पहिया है, इसमें कुछ सर्विसिंग की जा रही है, तो ये क्या चेक किया जा रहा है ये आपको बताना है। याद होगा हमने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, कैम्बर के बारे में। तो यहाँ पे ना ये कैम्बर एंगल चेक किया जा रहा है। क्या है,
कैम्बर एंगल चेक किया जा रहा है। आप सबको पता है जो कैम्बर एंगल होते हैं 3 तरह का होता है, न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, कैम्बर एंगल का क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टायर के बियर एंड टीयर पे, इन सब पे। तो ये क्या चेक हो रहा है यहाँ पे, कैम्बर एंगल चेक हो रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चेकिंग द कैम्बर एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच एडवांटेज डज नॉट स्विच टू व्हील अलाइनमेंट। यहाँ कह रहा है कौन सा लाभ व्हील अलाइनमेंट में योग्य नहीं, मतलब ऐसा कौन सा लाभ है जो व्हील अलाइनमेंट से नहीं होता है, ठीक। मिनिमाइज टायर वियर, अगर आप व्हील का अलाइनमेंट सही रखेंगे तो आपका टायर वियर कम होगा, यानी ये तो होता है। रिड्यूस ड्राइवर एफर्ट, ड्राइवर की शक्ति कम करना या घटाना, ठीक, ये भी यहाँ पे क्या है आपका सही है। सी है आपका अचीव सेल्फ सेंटरिंग आफ्टर टर्निंग, मोड़ने के बाद अपने आप सेल्फ सेंटरिंग, जो स्टीयरिंग अपने आप बीच में आ जाती है, ठीक। या यहाँ पे डी है अचीव इजी टार्क ट्रांसमिशन, तो आसानी से टार्क ट्रांसमिशन का यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीनों क्या है, व्हील अलाइनमेंट से इन तीनों पे हमें ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। बट जो टार्क ट्रांसमिशन है ईजी होना, ये आपका गियर बॉक्स में एंड गियर्स पे डिपेंड करता है, ठीक, ये आपका व्हील अलाइनमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग रिवर्ट बैक टू मैनुअल स्टीयरिंग इन केस ऑफ फेल्योर इन पावर स्टीयरिंग। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है किसी व्हीकल में, ठीक, और क्या होगा, मान लीजिए किसी रीजन से पावर फेल हो गया, ठीक है। पावर फेल केस में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि स्टीयरिंग आपका काम करना बंद कर दिया, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो जैसे आपका पावर फेल होता है, आप ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी मैनुअल स्टीयरिंग मोड में आ जाती है। तो ये चीज़ करता कौन है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक। उसे मैनुअल स्टीयरिंग में कौन परिवर्तित करता है। सोलेनाइड वाल्व, जब पावर चली गई सोलेनाइड वाल्व कहाँ चलेगा, फेज कंपनसेटर नहीं, फेल सेफ रिले, हाँ यही आपका राइट आंसर। जो फेल सेफ रिले होता है, ये जैसे ही पावर फेल्योर होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को रिवर्ट बैक कर देता है किसमें, मैनुअल स्टीयरिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कन्वर्ट्स द स्टीयरिंग टॉर्क इनटू इनपुट एंड इट्स डायरेक्शन इनटू वोल्टेज सिग्नल। यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की कौन सी डिवाइस है जो स्टीयरिंग टॉर्क के इनपुट में, जो स्टीयरिंग टॉर्क का जो इनपुट है और दिशा है उसे वोल्टेज में बदलती। देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर कोई भी चीज़ें होंगी तो हमें क्या है, अल्टीमेटली जो हम इनपुट ले रहे हैं उसमें टॉर्क दे रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, उन सबको हमें इलेक्ट्रॉनिक में किस फॉर्म में मिलेगा, वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। उसी के बेसिस पे आपका वो सेंसर क्या करेगा, काम करेगा, हमें कितना टॉर्क, कितना डायरेक्शन, क्या क्या करना है, ठीक है। तो वो कौन करता है ये काम, तो ये करता है आपका टॉर्क सेंसर। कौन करता है, टॉर्क सेंसर करता है, जो कि आपके यहाँ पे स्टीयरिंग में लगे होते हैं, ठीक। इस तरह के आपके टॉर्क सेंसर होते हैं, टॉर्क सेंसर की कॉइल्स होती हैं, ये पूरा आपका क्या होता है, टॉर्क सेंसर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का लाभ क्या है, कॉम्पैक्ट इन साइज, साइज में वो कॉम्पैक्ट होते हैं। एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग, ऊर्जा केवल स्टीयरिंग घुमाने पे ही खर्च होती है जब आप स्टीयरिंग कर रहे हैं। लेस ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस, कम स्थान घेरता है। अगला है नंबर ऑफ कंपोनेंट आर लेस, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट तो लेस नहीं हुआ, एक बढ़ गया ना, 1 2 3 कंपोनेंट आपके बढ़ गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड ओनली व्हाइल स्टीयरिंग। ऊर्जा तभी कंज्यूम होती है जब आप स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की तरह, उन सब पावर स्टीयरिंग की तरह ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू पंप चल रहा है, आपकी इफिशियंसी उससे क्या होती है, फ्यूल की इफिशियंसी भी इससे कम होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में आप सिर्फ स्टीयरिंग कर रहे हैं तभी आपका जब पावर कंज्यूम होता है, तो इससे आपकी इफिशियंसी भी गाड़ी की अच्छी होती है, व्हीकल की अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टीयरिंग सिस्टम विल प्रोवाइड असिस्टेंस इवन व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का स्टीयरिंग सिस्टम जब इंजन चल नहीं रहा है तब भी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तब भी क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो कौन सा स्टीयरिंग है, इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग है, लिंकेज पावर स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, या मैनुअल स्टीयरिंग है। तो ऐसी स्टीयरिंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। जब आपका स्टीयरिंग यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब इंजन नहीं रन कर रहा है, उस केस में भी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर। यहाँ कह रहा है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग द्रव दबाव को कम करता है। तो इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का कौन सा भाग ये काम करेगा, टॉर्सन बार, इसका तो उससे कोई लेना देना नहीं फ्लूइड से। रोटरी वॉल्व, इसका भी यहाँ पे प्रेशर से लेना देना कोई नहीं है। फ्लो कंट्रोल का फ्लो से लेना देना है, प्रेशर से नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है, अनलोडिंग वॉल्व। ये अनलोडिंग वॉल्व जो है ना, ये यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है।
अनलोडिंग वाल्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रोल ऑफ रिसर्कुलेटिंग बॉल्स इन द इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग। यहाँ कह रहा है इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग में जो रिसर्कुलेटिंग बॉल्स होती हैं उनकी क्या भूमिका है। तो रिसर्कुलेटिंग बॉल्स की भूमिका क्या होती है, पहला है अफेक्ट स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, स्टीयरिंग की स्थिरता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है प्रिवेंट कंट्रोल इन इवेंट ऑफ हाइड्रोलिक फेल्योर, यहाँ कह रहा है हाइड्रोलिक फेल्योर की स्थिति में नियंत्रण रखता है उस पर। नेक्स्ट है कंबाइन हाई मैकेनिकल इफिशियंसी विद स्मूथ ऑपरेशन, ठीक, मैकेनिकल इफिशियंसी को बना के रखता है स्मूथ ऑपरेशन के साथ। अगला है प्रोवाइड हार्ड स्टीयरिंग, ध्यान दीजिए रिसर्कुलेटिंग बॉल्स का काम होता है कंबाइन हाई मैकेनिकल इफिशियंसी विद स्मूथ ऑपरेशन। ऑपरेशन आपका क्या होता है स्टीयरिंग का, बहुत स्मूथ हो जाता है एंड आपको अच्छी दक्षता यहाँ पे मिलती है, यांत्रिक दक्षता मिलती है। कैसे होता है आप देखिए यहाँ पे, ये है आपका रिसर्कुलेटिंग बॉल्स, ठीक है, यहाँ जस्ट हम रिसर्कुलेटिंग बॉल दिखाने का पर्पज है इसमें। ये क्या है आपकी रिसर्कुलेटिंग बॉल्स है स्टीयरिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, व्हिच इज द हार्ट ऑफ इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम। इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं। तो इंटीग्रल पावर सिस्टम का अगर हृदय किसी को कहते हैं तो वो है आपका रोटरी कंट्रोल वाल्व। क्या है, रोटरी वाल्व या रोटरी कंट्रोल वाल्व जो होता है उसे ही इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। पार्ट तो ये सब भी इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग के होते हैं, बट हार्ट कौन सा है, रोटरी कंट्रोल वाल्व, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हम लोग बोलते हैं ना सीपीयू उसका क्या है, दिमाग, हार्ट सब कुछ है, तो वैसे ये जो रोटरी वाल्व है ना ये आपका इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग का क्या है, हार्ट है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, व्हिच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पावर स्टीयरिंग। इसमें से कौन सा पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है। तो पावर स्टीयरिंग का लाभ इफर्टलेस स्टीयरिंग, कम शक्ति लगाना पड़ता है, ये तो लाभ है। क्विक रिस्पॉन्स, एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग ड्राइविंग। अगला है पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो स्टीयरिंग का यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये पावर स्टीयरिंग का लाभ नहीं है। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग कैन नॉट ट्रांसफर व्हील गाइडेंस फोर्सेस। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो वो कौन सा सस्पेंशन स्प्रिंग है, हेलिकल, कॉइल स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग है या कंप्रेशन स्प्रिंग है। तो ध्यान दीजिए वो है आपका हेलिकल स्प्रिंग। जो हेलिकल स्प्रिंग है ना ये यहाँ पे व्हील गाइडेंस फोर्स जो है उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। बाकी आपका कॉइल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग या कंप्रेशन स्प्रिंग ये सारे काम कर सकते हैं इस तरह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द एडवांटेज ऑफ कॉइल स्प्रिंग। यहाँ कह रहा है कॉइल स्प्रिंग का क्या लाभ है। तो कॉइल स्प्रिंग का लाभ क्या होता है, गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब अच्छी भार वहन क्षमता होती है उसकी। हाई स्टीयरिंग एंड स्टेबिलिटी, उच्च स्टीयरिंग और अच्छी स्थिरता देता है। लो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कॉइल स्प्रिंग में। या प्रोवाइड ग्रेटर पेलोड, अधिक पेलोड प्रदान करता है। ध्यान दीजिए लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। स्टीयरिंग स्टेबिलिटी इससे कोई इसका लेना देना यहाँ नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ग्रेटर पेलोड ये भी नहीं दे पाएगा क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। राइट आंसर क्या है आपका, लो स्पेस रिक्वायरमेंट। जो कॉइल स्प्रिंग होती है ना इसमें आपका स्पेस रिक्वायरमेंट कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। 142 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग मेड ऑफ फाइबर ग्लास लैमिनेटेड एंड बॉन्डेड टुगेदर बाई टफ पॉलिस्टर रेजिन्स। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग फाइबर ग्लास लैमिनेटेड एंड बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, लैमिनेट किया रहता है एक साथ पॉलिस्टर रेजिन द्वारा, ठीक, एंड कठोर भी किया गया रहता है। तो यहाँ राइट आंसर है आपका वो होता है आपका फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। प्रीवियस पार्ट में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। कौन सा स्प्रिंग होता है, फाइबर कंपोजिट स्प्रिंग। 143 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्प्रिंग विल हैव गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड डू नॉट हैव नॉइज इन द सस्पेंशन सिस्टम। यहाँ कह रहा है किस प्रकार के स्प्रिंग को लोड क्षमता अधिक होती तथा सस्पेंशन सिस्टम में आवाज भी नहीं करता है। तो लोड क्षमता किसकी अधिक होती है, लीफ स्प्रिंग की। एंड मल्टीपल लीफ स्प्रिंग जो होता है इसकी लोड क्षमता भी अधिक होती है एंड इसमें नॉइज भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल लीफ स्प्रिंग। आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह में ना लगी होती है लीफ स्प्रिंग आपकी। 144 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम प्रोवाइडेड बिटवीन एक्सल्स एंड चेसिस फ्रेम। यहाँ कह रहा है एक्सल और चेसिस फ्रेम के बीच कौन से सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो व्हील के पास रहेगा आपका। सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम आपका चेसिस फ्रेम और एक्सल के पास नहीं होता। वहां क्या होता है आपका, एक्सल और चेसिस के बीच में होता है आपका सस्पेंशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, सस्पेंशन सिस्टम आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, इसमें कह रहा है कौन सा सस्पेंशन सिस्टम का कार्य नहीं है। इट मेंटेन्स बॉडी लेवल, ये बॉडी लेवल को मेंटेन करता है। इट गिव्स कुशनिंग इफेक्ट, कुशनिंग का प्रभाव करता है बिल्कुल। इट ट्रांसफर ब्रेकिंग टॉर्क टू द चेचिस, या ब्रेकिंग टॉर्क को चेचिस पे भेजता है। इट इंक्रीजेज स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, या स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी स्थिरता को बना के रखता है। तो यही यहाँ पे राइट आंसर है। ये इसका काम नहीं है, सस्पेंशन सिस्टम का काम स्टीयरिंग की स्टेबिलिटी को बना के रखना नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों काम वो करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई लाइट वेट कार्स यूज लो स्टीयरिंग रेशियो। देखिए यहाँ कह रहा है हल्की वजन वाली कारों में कम स्टीयरिंग अनुपात का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हल्की जो कार होती है उनमें हम यहाँ पे कम स्टीयरिंग रेशियो इसलिए प्रयुक्त करते हैं कि उसमें आपका क्या होगा, कम घुमाव में ही आपको पूरा जो स्टीयरिंग का काम है वो आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ राइट आंसर क्या हो गया आपका, टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, मतलब थोड़ा सा आपने घुमाया एंड रोटेशन आपको मिल गया। उसी यहाँ जो स्पोर्ट कार्स वगैरह होते हैं उसमें और लो रखा जाता है स्टीयरिंग इफेक्ट, ठीक है, स्टीयरिंग रेशियो, ठीक है, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। एंड जो बहुत हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें जनरली ये थोड़ा हायर साइड रखा जाता है। वहाँ आपने कई बार देखा होगा कई राउंड आपको स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ता है तब आपका गाड़ी मुड़ता है, ठीक है। तो टू ऑब्टेन लार्ज स्टीयरिंग इफेक्ट, यहाँ पे अधिक स्टीयरिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग अनुपात जो है उसको कम रखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच एंगल हेल्प्स इन सेल्फ सेंटरिंग ऑफ व्हील्स आफ्टर नेगोशिएटिंग अ टर्न। यहाँ कह रहा है एक मोड़ के पश्चात स्टीयरिंग का स्वयं बीच, जैसे आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ते हैं ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है, तो जो बीच में आ जाता है उसके लिए कौन सा एंगल दिया जाता है, कैस्टर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन, कैम्बर एंगल तो टायर में दिया जाता है, इंक्लूडेड एंगल। राइट आंसर आपका किंग पिन इंक्लिनेशन है। यही वो एंगल है जिसकी वजह से सेल्फ सेंटरिंग होती है आपकी कौन, स्टीयरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द पर्पज ऑफ कास्टर इन व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट में कास्टर का काम क्या है, मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, दिशात्मक स्टेबिलिटी और पर नियंत्रण करना। रिड्यूस टायर बियर, ये तो कैम्बर एंगल करेगा। रिड्यूस एबनॉर्मल वाइब्रेशन, ये आपका जो डैम्पर्स लगे हैं आपके, सस्पेंशन लगे, वो सारी चीजें करेंगी इसको, ठीक है। कन्वर्ट स्टीयरिंग टॉर्क इनटू वोल्टेज, ये तो आपका टॉर्क सेंसर करेगा। तो कास्टर का काम क्या है यहाँ पे, अलाइनमेंट जो आप करेंगे कास्टर में, कास्टर इन व्हील, वो करेगा आपका डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल। क्या करेगा, मेंटेन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। 149 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट ऑन मल्टी एक्सल व्हीकल्स। यहाँ कह रहा है मल्टी एक्सल व्हीकल्स पे जो नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन सिस्टम है उसका करने का फायदा क्या है। गुड ब्रेकिंग इफिशियंसी इन बोथ रियर व्हील्स, मतलब दोनों पिछले पहिए में आपको अच्छी ब्रेकिंग दक्षता मिलेगी। बेटर राइडिंग कंफर्ट होगा आपका। इंक्रीज स्प्रिंग लाइफ बढ़ जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ रेटिंग की रोकथाम। ध्यान दीजिए यहाँ पे राइट आंसर आपका गुड ब्रेकिंग इफिशियंसी इन बोथ रियर व्हील्स। यहाँ है जो आप नॉन रिएक्टिव सस्पेंशन अरेंजमेंट अगर यूज करते हैं उस केस में आपको ब्रेकिंग जो दक्षता एफिशिएंसी है वो आपको पिछले पहियों में अच्छी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड अलाउ मोर डिफ्लेक्शन इन द फ्रंट व्हील विदाउट इफेक्ट ऑन द स्टीयरिंग। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, निर्माण में भी सरल है और स्टीयरिंग पर प्रभाव के बिना सामने के पहिए के अधिक विक्षेपण की अनुमति देता है। उसमें ज़्यादा हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन की अनुमति देगा। तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था कौन देता है, जो स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन होते हैं। कौन होते हैं, निलंबन, स्ट्रट टाइप के जो निलंबन या सस्पेंशन होते हैं वो आपको यहाँ पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देते हैं। ये क्या है यहाँ पे, स्ट्रट टाइप सस्पेंशन, ये आपका है डबल विशबोन सस्पेंशन और ये आपका ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन। ये तीन तरह के सस्पेंशन आपको फ्रंट व्हील में दिख रहे हैं, जिसमें जो स्ट्रट वाला है ये आपको ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे सकता है बिना किसी इफेक्ट के, ठीक है। तो ये थे आपके शानदार 150 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी टोटल 25